हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उराल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर, और आप सभी का स्वागत करता हूं शानदार, जानदार, दमदार प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इजीली लर्न विद स्माइल। तो एक और वन शॉट चैप्टर के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं और आज बात होगी पार्ट बी ऑफ बिजनेस स्टडी ऑफ क्लास 12 विच इज नॉन एज बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया। तो इसमें से चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर नंबर 9 विच इज नॉन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस को कैसे मैच करना है, बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट तो है, पढ़ तो रहे हैं, पर फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसी पे हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो उससे पहले करना कुछ नहीं है, हमारी डेली लाइफ क्लासेस के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, टिंग टिंग पे क्लिक कर देना है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, जुड़ जाना, मिस मत करना। साथ ही साथ कॉमर्स इजीली पे जाके आप क्या कर सकते हो, वन शॉट की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चैप्टर की, जहां आप देख सकते हो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर्स का वहाँ पे आप आराम से आके बिंदास पढ़ सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये रहा आपका आज का चैप्टर जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं, एक एक करके सारे कवर कर लेंगे, चिंता की बात नहीं है। तो हम क्या क्या कवर करेंगे भैया, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर करेंगे, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस। इन टॉपिक को लेकर आज थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, जरूर सर कर ली जाए। तो चलिए, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके हम चर्चा कर लेते हैं। भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। बेसिकली यूटिलाइजेशन, पहले तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड होना चाहिए सही तरीके से। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, चाहे आपके पास बात करें इक्विटी है, चाहे आपके पास डेब्ट बात करें। इक्विटी में अगर हम बात करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उसके बाद आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स जो हम ऑनर फंड को काउंट कर लेते हैं। डेब्ट की बात करें तो आपके पास डिवेंचर है, बॉन्ड्स है, लोन्स है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो कौन सा सोर्स ऑफ फंड सबसे एफिशिएंट इफेक्टिव रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। पैसा तो आ गया, पर पैसे का अगर सही इस्तेमाल नहीं किया, पैसे को गलत जगह इस्तेमाल कर दिया, तो होना है नुकसान भारी। क्योंकि जो पैसा जहां इस्तेमाल होना था वहां हुआ नहीं, और जब जरूरत पड़ी ओ भाई पैसा ही नहीं है, फिर क्या ही कर लोगे। बात समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर। सो इट इज सेड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। क्या बोल रहा है भैया, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, मतलब प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस। सही जगह से पैसा लेना जरूरी है। पता लगा उसकी कॉस्ट ही बहुत ज्यादा आ गई है, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है, तो फिर बड़ी मुसीबत वाली चीज हो सकती है। दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। पैसा तो आ गया, पर अगर उसका सही तरह से सही जगह इस्तेमाल नहीं हुआ और आपने अपने ही अय्याशी में उड़ा दिया या गलत डिसीजंस में उड़ा दिए, तो जब जहां पैसे की सच्ची में रिक्वायरमेंट थी वहां आपके पास पैसा हो जाएगा खत्म, आपके डिसीजंस हो जाएंगे बोगस, बेकार, फर्जी, और कंपनी हो जाएगी दिवालिया घोषित। ठीक है। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, दैट इज ऑनर्स। भैया पैसा रिस्क कौन ले रहा है, ऑनर्स ले रहा है। तो जब सारे खर्चे दे दोगे, सारे खर्चे काट लोगे, सारे एक्सपेंसेस पे ऑफ कर दोगे, क्रिएटर्स को पेमेंट कर दोगे, तो लास्ट में किसको देना है पैसा, डिविडेंड के रूप में इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है, ऑनर्स को देना है, रिटेन्ड अर्निंग क्रिएट करनी है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को ध्यान में रखना है, बहुत सारी चीजें। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट तीन चीजों को इंक्लूड करता है, ध्यान रख लेना, दिमाग में फिट कर लेना। सबसे पहला इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन या प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपनी। और ये सब चीजें क्यों चाहिए, जिससे आपकी कंपनी बहुत आराम से चल सके। भाई कोई भी कंपनी हो, ठीक है, एक छोटा सा शॉप हो, राशन की दुकान हो, कुछ भी हो, अगर प्रॉपर टाइम पे मनी नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपका काम रुक जाता है। ऑर्डर्स नहीं दे पाते, माल मटेरियल मंगा नहीं पाते, क्रिएटर्स को टाइम से पेमेंट नहीं करोगे तो क्रिएटर बोलेगा भैया क्या करने आए हो, पिछली बार का पैसा बचा हुआ माल वापस नहीं देंगे। ठीक है, वेजेस टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे, लेबर को टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे तो लेबर बोलेंगे भैया क्या ही को आई हो, हम काम नहीं करेंगे, पैसे पहले चुकाओ। रेंट टाइम में नहीं दे तो रेंट वाले भैया बोलेंगे, फैक्ट्री के ओनर भैया बोलेंगे क्या ही कर रहे हो, चलो यहाँ से खाली करो, रेंट तो आया ही नहीं। तो अगर आपको स्मूथ वर्किंग करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की और एकदम निस्फिक्र होकर चलाना है, तभी तो बोलते हैं कि भैया पैसा जो है वो क्या है, ब्लड है। क्या है बेटा, ब्लड, रगों में खून दौड़ना जरूरी है। वैसे ही अगर आपको स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए तो इसके लिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है ना।
कई बार देखने को मिलता है ना कि भैया लोग बहुत अमीर हुआ करते थे एक टाइम में, पर उन्होंने बाद में पैसों की कदर नहीं करी, इर्द गिर्द जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं थी वो चीज़ भी खरीद ली। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, ठन ठन गोपाल। ठीक, जब नया नया पैसा आया, अरे ये भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, पर बात देखा जब जरूरत ही नहीं थी उन चीज़ों की, और शो ऑफ के लिए ले लिया, एक दो बार यूज किया, बाद में वो चीज़ पड़ी है, पैसा वेस्ट हो गया। तो प्रोक्योरमेंट तो हो गया पर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए बोलते हैं ब्लड है, लाइफ लाइन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, जो इच्छा हो वो बोल सकते हो आप। तो ये सब चीजें क्या बोली जाती है, हमारे फाइनेंस के लिए बोली जाती है। क्लियर है, आगे समझ में। तो बहुत सिंपल सा है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं, तब से पैसे की जरूरत होती है, और जब तक बिजनेस बंद नहीं होता तब तक पैसे की दरकार होती ही होती है। ठीक है, अब बात करेंगे भैया क्यों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं फाइनेंशियल, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो रोल ऑफ फाइनेंशियल में पहला रोल आता है, लुक्स एट द साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखिए भैया, बड़ी ध्यान से बात सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा डिसीजन होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और अगर ये डिसीजन आपका गलत निकल गया तो समझ लो वो काटा हो चुका। क्यों हो चुका है, क्योंकि आपका साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, कितना फिक्स्ड एसेट पे पैसा खर्च करोगे, ये डिपेंड किस पे करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे डिपेंड करता है। आपका प्रपोजल क्या, आपका प्रोजेक्ट क्या है, उसमें कितना पैसा रिक्वायर्ड है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पैसा जो लगता है, मोटा पैसा जो लगता है, वो आपके फिक्स्ड एसेट पे लगता है। और अगर गलत प्रोजेक्ट यूज कर लिया तो आप ऑब्वियसली गलत फिक्स्ड एसेट परचेज करोगे, और ये ऑब्वियसली जब भारी भरकम आपने खर्चा उठा लिया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म होते हैं सारे के सारे, ऐसा तो नहीं फिक्स्ड एसेट आया और कल से कमाई कर देगा, रिटर्न आने में टाइम लगता है चीज़ों को, है ना। प्रोडक्शन होगा, जो भी करोगे आप, सर्विसिंग दे रहे हो, रिटेल भी कर रहे हो, तो फिक्स्ड एसेट वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं देते। तो ऑब्वियसली रोल क्या आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, ये देखने के लिए कि भैया आपका फिक्स एसेट का कंपोजिशन, जो पैसा आपने लिया है, जो पैसा आपने प्रोक्योर किया है, उस पैसे में से कितना पैसा जो है आप फिक्स एसेट के लिए यूज करोगे, और वो किस पे डिपेंड करता है, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे डिपेंड करता है। इज इट क्लियर, आगे बात समझ में। तो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है बेटा, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। दूसरा, डील्स विद द अमाउंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। नाउ अगेन ये भी किससे डील करता है, या किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे क्या करता है बेटा, निर्भर करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या लिया है। साथ ही साथ आपके फिक्स एसेट्स पे भी डिपेंड करता है। और अगर मैं करंट एसेट की बात करूं तो करंट एसेट को फर्दर सब डिवाइड करना भी बहुत जरूरी है, कि कैश के रूप में कितना पैसा रखोगे, बिल्स रिसीवेबल आपका क्या है, पॉलिसी पीरियड क्या है, क्रेडिट पॉलिसी पीरियड, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। ठीक है, ये सब चीजें काफी डिपेंड करती है। तो जैसे आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा, उसके बेसिस पे आपका फिक्स एसेट डिसाइड किया जाएगा, और उस बेसिस पे आपका करंट एसेट का कंपोजिशन, क्योंकि अगर फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो करंट एसेट में भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा ही होगा। बड़ी मशीनें, अच्छी मशीनें लगा दी आपने, और वो मशीनें अच्छा प्रोडक्शन कर सकती है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, तो ऑब्वियसली आपको रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए। ठीक है, आपको वर्कर्स भी ज़्यादा चाहिए, चाहिए। तो उसके लिए पेमेंट रेगुलर बेसिस पे क्रेडिटर्स को करना, उसके लिए क्या चाहिए, कैश भी चाहिए। बिल्स पेबल भी आ जाता है, बिल्स रिसीवेबल भी आ जाता है। बिल्स पेबल तो हम करंट लायबिलिटी बात करते हैं, बिल्स रिसीवेबल कितने लोगों से कितने टाइम में पैसा आएगा हमारे पास। आपका भाई ऑब्वियसली क्रेडिट पॉलिसी पीरियड कितना है, आप 1 महीने का टाइम देते हो तो 1 महीने बाद पेमेंट रोटेट करेगा आपका, तो उतना पैसा आपके इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक कितना रखोगे, ये भी किस में आता है बेटा, हमारे कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट के अंदर आता है। तो बेसिकली रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, पहला रोल क्या है, ये डिसाइड करना कि कितना पैसा कंपोजिशन जो है फिक्स एसेट का कितना होगा उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। दूसरा, करंट एसेट, करंट एसेट किस पे निर्भर करेगा, आपके फिक्स एसेट पे निर्भर करेगा ही करेगा। दूसरा, करंट एसेट के खुद के कंपोजिशंस होते हैं, ठीक है, कैश, बिल रिसीवेबल, प्रॉफिट शेयरिंग, क्रेडिटर्स, स्टॉक, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखता है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कितना पैसा हम फिक्स एसेट में लगाएंगे, और उस पर निर्भर करता है कितना पैसा हम करंट एसेट से यूटिलाइज या करंट एसेट के लिए अलग से रखेंगे।
क्लियर है, बात समझ में आ गई बेटा। चलिए जी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, लुक्स एट द अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट रोल है भैया, आप जो प्रोक्योर कर रहे हो पैसा, आप जो प्रोक्योर कर रहे हो पैसा, प्रोक्योर भैया कहां से करेंगे, या तो हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग लेंगे या फिर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग लोगे। डिपेंड करता है कंपनी का ओवरऑल मोटिव क्या है। मान लीजिए कंपनी चाहती है लंबे टाइम तक लिक्विडिटी मेंटेन रखे हम। लिक्विडिटी मेंटेन रखने का मतलब है कि भैया जब भी हमसे कोई पैसा मांगे तो हम इजीली पे कर दें, ठीक है। हम जो है उनको टहलाए नहीं। गुडविल मार्केट में क्रिएट होती है जब आप टाइमली पेमेंट करते हो और हाथों हाथ पेमेंट करते हो, ऑन डिमांड भी पेमेंट करते हो, तो फिर आप किस तरफ जाओगे बेटा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की तरफ जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको पैसा लंबे टाइम के लिए लिक्विडिटी की बेसिस पे रखना है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आते हो तो आपने लिक्विडिटी तो मेंटेन कर ली, पर साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है जब लॉन्ग टर्म फाइनेंस लोगे तो इंटरेस्ट भी तो पेमेंट करोगे, फ्री में तो आना नहीं है। इंटरेस्ट जितना पेमेंट करोगे उतना ही रेवेन्यू भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। दैट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस या फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंस है भाई, जितनी टाइम की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से। मान लीजिए आपको सिर्फ वर्किंग कैपिटल फंडिंग के लिए चाहिए, आपको शॉर्ट टाइम मतलब मेरे को फाइनेंस क्या करना है, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना है, तो उस केस में आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाओगे, उस टाइम के लिए किसमें जाओगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की तरफ जाओगे। शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आपका वर्किंग कैपिटल फाइनेंस हो गया, या आपको फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए पैसा चाहिए तो भी आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए जाओगे। इन दोनों सिनेरियो के अंदर जैसा ही आपका काम हुआ वापस से पैसा चुका दो। पर कहीं आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए जाते हो तो बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस में कब नहीं जाते, जब पैसा बहुत ज्यादा चाहिए होता है, पैसा ज्यादा चाहिए होता है, उसको आप जल्दी से चुका नहीं सकते, ठीक है, तो उस केस में आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस में जाते हो। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस की एक प्रॉब्लम यह है कि हर साल हर महीने इंटरेस्ट तो जाएगा जाएगा, जितना इंटरेस्ट जाएगा उतना ही प्रॉफिट आपको क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इसका प्रॉपर बैलेंस भी कौन डिसाइड करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कितना पैसा शॉर्ट टर्म से लेना चाहिए और कितना पैसा लॉन्ग टर्म से लेना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ रोल की अगर बात करते हैं फाइनेंशियल में, हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ द डेब्ट इक्विटी रेशियो इन कैपिटल। कितना पैसा डेब्ट के रूप से लेंगे और कितना पैसा इक्विटी के रूप से लेंगे, इन दोनों को भी कौन डिसाइड करता है बेटा, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि डेब्ट और इक्विटी का रेशियो कितना होगा। अब इक्विटी मतलब ऑनर्स फंड, ये तो पता ही है हमें, रेशियो करा होगा आप लोगों ने, पता ही है। डेब्ट मतलब बोरोड फंड। अब ये भी डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरफ जाना चाहती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि डेब्ट और इक्विटी का रेशियो क्या होना चाहिए। कोई भी कंपनी पूरा का पूरा इक्विटी से नहीं चला सकता और कोई भी कंपनी पूरा का पूरा डेब्ट से नहीं चला सकते। आप एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों के क्या है, प्रोज एंड कॉन्स है। तो ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है भाई। किसी जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, छोटे से इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है काम, तो ऑब्वियसली आप इक्विटी की तरफ जाते हो या फिर आप अपना खुद का पैसा लगाते हो सेविंग्स के में जो पड़ा वो, ठीक है। फिर जैसे बिजनेस ग्रो होता है तो अब आपको डिसाइड करना होता है कि मैं डेब्ट की तरफ मूव करूँ या इक्विटी की तरफ मूव करूँ। क्योंकि जब आप इक्विटी की तरफ मूव करते हो तो कहीं ना कहीं ऑनरशिप डिस्ट्रीब्यूट होती है, जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स उतना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनरशिप। वहीं जब आप डेब्ट की तरफ मूव करते हो तो ऑब्वियसली रिस्क साथ में ज़्यादा होता है, क्योंकि रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ऑब्लिगेशंस है वो परमानेंट होती है, ठीक है। टाइम टू टाइम पेमेंट करना, इसमें मना नहीं कर सकते। चाहे डिबेंचर से ले रहे हो तो इंटरेस्ट रेगुलर पेमेंट करना है, लोन ले रहे हो तो इंस्टॉलमेंट्स देने हैं, बॉन्ड्स देने हैं तो इंटरेस्ट वाला माथाफोड़ी रहती है। और साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ऑलरेडी अगर आपके फिक्स्ड ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी आपके परमानेंट खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप एक और परमानेंट खर्चा नहीं चाहते। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन चीज़ों का ध्यान रखता है जब वो डिसाइड करता है कि प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, कितना पैसा इक्विटी का और कितना पैसा डेब्ट का होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इज इट क्लियर, आगे बात समझ में चलिए जी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो फिफ्थ रोल जो है, लुक्स एट द आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो। ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट। सर ये क्या बात हुई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या लेना देना? बात तो सही है आपकी, किससे क्या लेना देना भैया सर? नहीं, देखिए
जब भी कोई डिसीजंस लिया जाता है, मींस जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हो, और इन्वेस्टमेंट में बेसिकली हम सबसे बड़ा डिसीजन जो बोलते हैं वो बोलते हैं सीबीडी डिसीजन को, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जो लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट के लिए आप खर्चा करते हो, या जो भी डिसीजन लेते हो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे आता है, आपकी पीएनएल पे आता है। पीएनएल बेसिकली बताता है क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी रेवेन्यू, उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसको शो कहाँ करते हैं बेटा, अपन पीएनएल में शो करते हैं। तो जो भी खर्चे हैं एक्सपेंसेस साइड में आएंगे, तो जैसे जैसे खर्चा आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेवेन्यू भी डिक्रीज होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगेगा तो भी एक्सपेंस में आएगा, इंटरेस्ट दोगे तो भी एक्सपेंस साइड आएगा। तो जैसे जैसे एक्सपेंसेस साइड बढ़ती जाएगी रेवेन्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ये भी ध्यान रखना पड़ता है, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे डिसीजन से, हमारा जो भी डिसीजन होगा, हम कोई भी डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात कर ले, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंस की बात कर ले, उससे हमारे पीएनएल अकाउंट में क्या फर्क आएगा, ये सब चीजें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है बेटा, है ना। बात तो सही है सर आपकी, एकदम परफेक्ट बात बोली आपने, समझ में आ गई बात। कोई भी चीज जो ऊपर से गई हो सब फिट है, चले आगे, चलिए सर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भैया। तो मैं अगर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता हूं तो ध्यान से सुनना। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बड़ा ही क्लियर कट है, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। भाई ये सारी माथापूरी जो है ना ओनर्स के लिए होती है। एट दी एंड ओनर को पैसा कमाना है, रिस्क किसने लिया, ओनर्स ने लिया, पैसा किसने दिया, ओनर्स ने दिया। तो ये सारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी किसके लिए, ओनर्स के लिए। अब ओनर कैसे पैसा कमा सकता है भैया, मतलब शेयर होल्डर, यहाँ पे ओनर्स को हम वर्ड यूज करते हैं शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर कैसे पैसा कमा सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स भैया, जैसे कि हम बात करें, जब कंपनी की शेयर्स वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा पहुंचेगा। सिंपल सा सोचिए सर, आपने कोई शेयर 10 रुपए का लिया, ओके, यहाँ पे इसको यूज करना पड़ेगा अपने को, आपने कोई शेयर कंपनी का 10 रुपए का लिया, इस मीन्स आपने कंपनी को कितने रुपए दिए, 10 रुपए। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है, कंपनी का लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अच्छी दिख रही है, कंपनी के डिसीजन अच्छे दिख रहे हैं, डिविडेंड पॉलिसीज अच्छी दिख रही है, तो कंपनी का 10 रुपए का शेयर कितने का पहुंच जाएगा बेटा, 20 रुपए का। कितने का पहुंच जाएगा, 20 रुपए का। तो आपको कितने का फायदा हुआ, 10 रुपए का। तो बेसिकली अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो ऑब्वियसली कंपनी की शेयर्स की वैल्यू, मार्केट प्राइस बढ़ेगा, कैपिटल मार्केट में उसकी जो मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर्स की इंक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी किसको पहुंचा, इक्विटी शेयर होल्डर को। जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब बात ऐसी है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो इक्विटी शेयर होल्डर को आप करते हो वो कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा क्या, कोई तरीका तो होगा। ऐसा तो नहीं कि आप मैन्युपुलेट करना चालू कर दोगे प्राइस को, कि भैया ये 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, 15 रुपए का, अब आपने कुछ मैन्युपुलेट कर दिया, लीजिए आज से 50 रुपए का शेयर हो गया। जबरदस्ती के रूमर्स उड़ा दिए मार्केट के अंदर जो एक्चुअली वैलिड ही नहीं है, कंपनी उस जगह पहुंची भी नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट भी उतना नहीं है, आपने क्या कर दिया, विंडो ड्रेसिंग कर दिया। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जहां आप अकाउंटेंट जो अकाउंट्स होती है, जो फाइल्स है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें छेड़ाछाड़ी कर दी, थोड़ा सा मेकअप कर दिया, आईलाइनर कर दिया, ठीक है, और वो बोलते हैं काजल टीका सब लगा दिया जिससे वो अच्छा दिखे। वो करोगे तो गलत है, फिर आप पकड़े जाओगे, से भी आपको पटक पटक के मारेगा, और कस्टमर के साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को जब हम हासिल करते हैं तो उस कारण से 4 और ऑब्जेक्टिव्स हासिल होते हैं, उस बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा मेन मोटिव है, मेन मोटिव क्या है बेटा, समझ लेना, मेन मोटिव इज वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ये आपका मेन मोटिव है, सेंट्रल मोटिव है। इस मोटिव को हासिल करते करते 4 ऑब्जेक्टिव और फुलफिल हो जाते हैं। वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव जैसे बताया मैंने, ये गोल्ड बार्स जो बने हुए आपके लिए, मतलब वेल्थ।
तो आपकी सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा फाइनेंशियल में? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। कैसे होगा समझा दिया। 10 रुपए का शेयर 15 रुपए का हो गया, फिर 20 का हो गया, फिर 25 का हो गया, फिर 30 का हो गया, फिर 35 का हो गया। जैसे जैसे इनकी प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो जब उन ऑब्जेक्टिव को हम हासिल करते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव को? वेल्थ मैक्सिमम, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हासिल करते हैं, तो हमारे पास जो अलग से 4 ऑब्जेक्टिव वो कौन सा हासिल होते हैं बेटा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कंपनी अच्छा पैसा कमाएगी, जितना ज्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, हर साल प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा, तो ऑब्वियसली कंपनी की मार्केट में गुडविल रेपुटेशन भी बढ़ेगी। प्रॉफिट कमाते जाओ कंपनी की शेयर्स वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, कंपनी लिक्विडिटी मेंटेन करना चालू कर देगी, मतलब सफिशिएंट फंड होगा कंपनी के पास जिससे कंपनी अपने एक्सपेंसेस अपने लाइबिलिटीज को इजीली मीट आउट कर सके। जब कंपनी इजीली मीट आउट कर सकेगी तो एक क्या होगा मार्केट में, एक मार्केट में रेपुटेशन बनेगी। क्या बनेगी बेटा? रेपुटेशन, कि भैया कंपनी के पास कंपनी का जो नेटवर्थ है या कंपनी की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो बहुत अच्छी है। कंपनी से जब पैसा हम कंपनी चुका देती है, कंपनी ये नहीं बोलती कि हम कल देंगे परसों देंगे 10 दिन बाद देंगे, ऐसा नहीं करती। नेक्स्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ठीक है, ये कब होगा? जब आप प्रॉपर वे ऑफ जो आपने प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड किया उस फंड को आप क्या करोगे? बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करोगे। जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, जो प्रोजेक्ट आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है उसी में इन्वेस्ट करोगे। जो प्रोजेक्ट आपको रिस्की लग रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कम करोगे, जो कम रिस्की उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, उसमें इन्वेस्ट करना आप ज्यादा प्रिफर करोगे। तो आपने क्या करा? फंड को प्रॉपर यूटिलाइज किया, जिस जगह जरूरत थी उसी जगह यूटिलाइज किया। दूसरी बात, आपने फंड को आइडल नहीं रखा। आइडल का मतलब होता है बेकार, कोई यूज नहीं कर रहा उस फंड का, वो आपके पास पड़ा है पर उसका कोई यूज नहीं हो रहा। आइडल फंड इज ऑल्सो हार्मफुल, क्योंकि भैया किस्तें तो जा ही रही है या इंटरेस्ट जा रहा है या डिविडेंड जो भी जा रहा है देना तो है ही, तो उस फंड का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मींस प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जब ये होगा तो ऑब्वियसली कंपनी के फंड्स अच्छी तरह यूटिलाइज होंगे। कंपनी के फंड अच्छी तरह यूटिलाइज होंगे तो मतलब कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI भी अच्छा होगा। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा तो कंपनी की मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगी तो इक्विटी शेयर होल्डर को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी होगा। क्लियर है? पूरा लिंक समझ में आ गया? पूरा मैप समझ में आ गया? चलिए वही वाली बात, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। ऑब्वियसली क्योंकि आपका सारा काम अच्छा है, आप प्रॉपर्ली सब कुछ मेंटेन कर रहे हो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, लिक्विडेशन मेंटेन कर रहे हो, प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हो, वर्दीनेस मार्केट में क्रिएट हो रहा है, क्रेडिट वर्दीनेस, तो ऑब्वियसली कैसे होगा? आप कमिटमेंट मेंटेन करोगे क्रेडिटर्स को, जिस तारीख को आपने बोला इस तारीख को पेमेंट हो जाएगा उस तारीख को आप पेमेंट अगले को कर दोगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़ में, तो ये 4 ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं कैसे? उस मेन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। आगे बढ़ में, चले आगे, चलिए जी सर। अब बात करते हैं हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर भैया। फाइनेंशियल डिसीजन हमसे क्या कहना चाहता है, बात कर लेते हैं। 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं बेटा आपके। पहला जो डिसीजन है वो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, दूसरा आपका फाइनेंशियल डिसीजन है, और तीसरा आपका डिविडेंड डिसीजन है। तीनों ही डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना, ग्रो करना, सक्सेसफुल बनाने के लिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली बात करता है कि आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस प्रोजेक्ट में आपको पैसा लगाना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ, आपका सर्वाइवल, आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट किस पर डिपेंड करता है बेटा? आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर डिपेंड करता है। इसी तरह से फाइनेंशियल डिसीजन, पैसा कहाँ से रेस करोगे, इक्विटी से करोगे या डेब्ट से करोगे, वो किस में आता है? बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिविडेंड डिसीजन, क्योंकि पैसा कौन लगा रहा है आपके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर।
अब उनको रिटर्न में क्या मिलना चाहिए, जैसे डिबेंचर को इंटरेस्ट मिलता है, बैंक लोन पे भी आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो वैसे इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलना चाहिए बेटा, डिविडेंड मिलना चाहिए इन रिटर्न। तो इन तीनों पॉइंटों को पकड़ पकड़ के पकड़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं फिर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या बोल रहा है इन्वेस्टमेंट, सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजल। 4 वर्ड से 5वें वर्ड जो मैंने जोड़ा है, इसमें पूरी बात क्लियर हो जाती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं कंपनी के पास कि आप इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाइए, इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाइए। अब कंपनी किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाए, मतलब जो आपको सबसे बेस्ट रिटर्न दे, जिसमें रिस्क थोड़ा सा कम हो, जिसमें आरओआई अच्छी हो, ठीक है। बहुत सारे अदर क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए कंपनी डिसाइड करती है कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को डिसाइड करता है बेटा, साथ ही साथ कंपनी की ग्रोथ को लेकर, कंपनी के प्रॉफिट को लेकर, मतलब कंपनी का जो भविष्य है वो किस पे डिपेंड हुआ है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। क्योंकि आज आप प्रोजेक्ट पे पैसा लगाओगे, रिटर्न आने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आज लगा दिया और कल से रिटर्न आना चालू हो जाएगा, नहीं, रिटर्न आने में टाइम लगेगा। रिटर्न कब आएगा, कितना आएगा, उस समय तक आपको पैसा जो आपने लगाया है उसके एक्सपेंसेस भी तो बियर करने हैं। वो एक्सपेंसेस कब तक बियर कर पाओगे, जो रिटर्न आएगा वो इतना तो आएगा ना, जितना पैसा हमने खर्च किया उससे ज्यादा आएगा या उससे कम आएगा। अगर खर्च ज्यादा हो गया, रिटर्न कम आया, तो फिर बंटाधार हो गया, फिर कोई मतलब नहीं है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, मतलब आप नुकसान करके बैठ गए। तो 4 फैक्टर्स को डिसाइड करना होता है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, या बेसिकली हम बोल सकते हैं जो फिक्स्ड कैपिटल्स के लिए होता है, इसको भी हटा दीजिए एक बार। या हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कि फिक्स असेट से रिलेट करता है, उसको हम बोलते हैं एक वर्ड, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। साथ ही साथ एक और डिसीजंस को हम आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ये भी किसका पार्ट है बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही पार्ट माना जाता है, जो हम करंट एसेट को भी डिस्क्राइब करेंगे। तो फिक्स कैपिटल या फिक्स एसेट पे जो खर्चा होता है, जो लॉन्ग टर्म खर्चा है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या कहलाता है बेटा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाता है। तो 4 फैक्टर जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिसाइड करते हैं वो कौन से हैं, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, आप जो प्रोजेक्ट ले रहे हो, देखिए 2 तरह के प्रोजेक्ट है बेटा, समझिए इस चीज को। एक प्रोजेक्ट ए है, एक प्रोजेक्ट बी है, दोनों में खर्चा 10 लाख रुपए का है, दोनों में खर्चा 10 लाख का है। बी प्रोजेक्ट आपको 5 साल बाद 20 लाख कमा के देगा। कितना कमा के देगा, 20 लाख रुपए। ए प्रोजेक्ट आपको टोटल 18 लाख कमा के देगा 5 सालों में। कितना कमा के देगा, 18 लाख। तो आप कौन सा एक्सेप्ट करोगे, 20 लाख एक्सेप्ट करोगे। सर 20 लाख कमाएगा वो तो 2 लाख कम कमाएगा, तो वो एक्सेप्ट करेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है, बी जो प्रोजेक्ट है वो 5 साल बाद डायरेक्ट पैसा मिलेगा आपको 20 लाख, बीच में कोई पैसा नहीं मिलेगा। जबकि ए जो है हर साल आपको, 5 साल का है तो कितना मान लीजिए 3 लाख रुपए समथिंग, 3 लाख 3.5 लाख ऐसे मिलेगा, हर साल आपको पैसा मिलेगा कुछ। टोटल मिला के 5 सालों में 18 लाख मिल जाएगा आपको। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, बी प्रोजेक्ट बोल रहा है मैं 20 लाख दूंगा, 5 साल बाद आपको 10 लाख की जगह कितना मिलेगा, 20 लाख। पर ये 5 साल बाद मिलेगा एक साथ, बीच में कुछ नहीं मिलेगा। ए प्रोजेक्ट बोल रहा है भैया हम 20 लाख नहीं देंगे, 18 ही देंगे, पर हर साल कुछ पैसा मिलता मिलता 5 सालों में 18 लाख मिलेगा। तो कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे, ए प्रोजेक्ट को, क्योंकि 5 साल तक 10 लाख ब्लॉक करना और 10 लाख जो आपने खर्चा किया है उस पर इंटरेस्ट भी तो जा रहा है।
वो पैसा आपकी जेब से आ रहा है, क्योंकि पैसा बाद में मिलेगा 20 लाख एक साथ। 5 सालों तक उसकी जो रनिंग कॉस्ट है, उस पर जो एक्सपेंसेस आपकी जेब से लग रहे हैं, वो माथापोड़ी वाला काम है या नहीं है। तो कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए? जिसका कैश फ्लो एनुअली रेगुलर बेसिस पे होता है, ना कि वो जो एक साथ आपको पैसा मिले। क्योंकि जब रेगुलर बेसिस पे पैसा मिलता है तो आपको अपना बिजनेस चलाना काफी आसान हो जाता है, बिजनेस को रन करना काफी आसान हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए आपको पैसा कहीं से लेना पड़ा, ऑब्वियस सी बात है। वो आपको पड़ा 10% और प्रोजेक्ट आपको दे रहा है 9% रिटर्न, तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे? पागल हो क्या? बोले 10% तो मेरे जेब से लग रहा है भैया, 9% तुम दोगे तो मैं 1% घाटे मेरा। मीन्स जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी परसेंटेज पे आप पैसा ले रहे हो, जो भी कॉस्ट है, उससे ज्यादा उसकी क्या होनी चाहिए? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर 10% मेरे को पड़ रहा है तो कम से कम मुझे 11%, 12%, 13% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, तभी जाके उस प्रोजेक्ट में एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। रिस्क इन्वॉल्व। अब रिस्क इन्वॉल्व क्या बोलता है भैया? देखिए, हर प्रोजेक्ट में रिस्क होता है, नो डाउट, पर कितना रिस्क है क्योंकि आपको ये बात बता चुका हूं मैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है आज कमा के नहीं देगा आपको, लॉन्ग टर्म्स आपकी फ्यूचर अर्निंग, आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ, प्रॉफिट, सब कुछ डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। कितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, अगर बहुत रिस्क इन्वॉल्व है, किसी प्रोजेक्ट में ज्यादा रिस्क है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर? फोर्थ, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अभी हमने जितने भी क्राइटेरियाज देखे, उन सबको, जितने भी पॉइंट्स देखे, जहां हमने बात की कि भैया कैश फ्लो क्या रहेगा, आरओआई क्या रहेगा, रिस्क कितना रहेगा, ये तो देखना है। साथ के साथ आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट के लिए टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी, लेबर्स आसानी से मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, रॉ मटेरियल्स आसानी से मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, इन सभी फैक्टर्स को डिसाइड करने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करें नहीं करें। ठीक है, मान लीजिए कैश फ्लो भी अच्छा है, ठीक है, मान लीजिए इसका जो आरओआई वो भी सही दिख रहा है अपने को, ठीक है, पर हमने देखा भैया रिस्क कैसे ज़्यादा दिखा, टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेडेड है, इसके लिए बहुत पैसा लगेगा। दूसरा, लेबर्स, मतलब जो स्किलफुल लेबर्स नहीं है इसके लिए, जिस मशीन में मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है इजीली, ठीक है, बहुत टाइम लगता है रॉ मटेरियल मंगाने में, काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है। तो उन सिनेरियो को जब आप देखते हो तो बोलेगा भैया नहीं करना, बहुत ज़्यादा माथापोड़ी होगी, बिजनेस को रन करना स्मूथली आसान नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? चलिए जी, अब बात करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन को। द डिसीजंस रिगार्डिंग द फिक्स्ड एसेट्स आर नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब भी हम डिसीजन लेते हैं सीबीडी के ऊपर, वो इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्योंकि आज पैसा लग गया है, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो आएगा लॉन्ग टर्म आएगा, बहुत बाद में आएगा। आपकी कंपनी की ग्रोथ, अपनी कंपनी का फ्यूचर, कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी का सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजंस पे डिपेंड करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व होता है बेटा इसके अंदर, छोटा मोटा फंड इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसा तो है नहीं कि 2 रुपये इन्वॉल्व हो रहा है, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इन्वॉल्व होता है। जब आप फिक्स एसेट परचेज करते हो, फिक्स एसेट पैसा लगाते हो, किसी इन्वेस्टमेंट को आप डिसाइड करते हो, उस इन्वेस्टमेंट के फिक्स एसेट पे पैसा लगाओगे, करोड़ रुपए खर्च हो गया। अब मान लीजिए प्रोजेक्ट बाद में काम नहीं करा, जिस तरह से आपने सोचा उस तरह से प्रोजेक्ट रिटर्न नहीं दे पा रहा, या प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया बीच में आके, तो जो पैसा आपने फिक्स एसेट में लगा दिया, डूब गए ना? डूबे नहीं डूबे? डूब गए सर। जैसे कि हम बात करते हैं कि कई आपने बिल्डिंग्स देखी होगी, कई बार आप जाते होगे तो बहुत बिल्डर्स की, जो बिल्डर्स होते हैं उनकी बिल्डिंग बनी हुई है, आधी अधूरी पड़ी है, आधी अधूरी वो बिल्डिंग पड़ी हुई है, कोई उसमें फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, रुक गया काम पूरा। हाँ, वो क्या है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। वो प्रोजेक्ट नहीं चला, वहाँ पे कोई स्टे आ गया मान लीजिए, या फिर वो एरिया जो इन्वेस्टर वहाँ पे पैसा लगाना नहीं चाहता, या कोई आदमी और पैसा परचेज नहीं करना चाहता, तो जितना पैसा लग गया वो ब्लॉक हो गया, वो पूरा ब्लॉक हो गया। अब वो जब तक बिकेगा नहीं, वहां से फंड आएगा नहीं, तब तक आपका पूरा जो काम सिस्टम है वो ठप हो गया।
क्योंकि क्या लग गया, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड लग गया। और आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो थी, इससे सोचा था इतना पैसा कमा लेंगे, इतना पैसा लग जाएगा, इतना पैसा कमा लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिस्क इन्वॉल्व बहुत होता है भैया, वही वाली बात, जैसे एक पॉइंट आएगा इरिवर्सिबल डिसीजन, वैसे रिस्क भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, अगर आपका प्रोजेक्ट जिस हिसाब से आप चाहते हो उस हिसाब से नहीं चला, तो फिर आपके डिसीजंस, आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ, आपकी कंपनी के फ्यूचर को लेके, आपने कंपनी के प्रॉफिट को लेके, सब कुछ धाराशायी हो जाता है, कंपनी काम नहीं कर पाती, कंपनी सर्वाइव मार्केट में नहीं कर पाती और खेल खत्म, ठीक है। लास्ट, इरिवर्सिबल डिसीजन जो बोलता है हमें, इरिवर्सिबल डिसीजन का मतलब क्या है कि एक बार जो डिसीजन ले लिया आपने कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड, मतलब फिक्स्ड अमाउंट से रिलेटेड, फिक्स असेट से रिलेटेड ले लिया, तो अगर प्रोजेक्ट नहीं चला तो वो नहीं चला। अब वो डिसीजन को अगर आप रिवर्स करने की कोशिश करोगे, उसको बेचने की कोशिश करोगे, यू टर्न लेने की कोशिश करोगे, तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जितने की असेट परचेज हुई थी उससे आधे दाम में वो असेट बिकेगा, ठीक है, मतलब ह्यूज लॉस देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज इरिवर्सिबल। और अगर आप यू टर्न लेने की कोशिश करोगे, इट विल लीड टू ह्यूज लॉस, और आपको हो जाएगा दबा के नुकसान, क्योंकि इतना पैसा जो लगा है उतना पैसा आपके रिकवरी होनी नहीं है। जितना पैसा, जैसे मान लीजिए आपके लगे 5 करोड़ रुपए, अब उसको बदलना चाहो तो सामने वाला भैया 2 करोड़ दूंगा, तो कितने का नुकसान हो गया, 3 करोड़। छोटा मोटा नुकसान है क्या भैया, ये बहुत बड़ा नुकसान है। इस नुकसान की भरपाई करने में जिंदगी निकल जाती कई लोगों की। तो इसलिए बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो कि रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, और इन्वेस्टमेंट किस में करना है, फिक्स एसेट में, बहुत सोच समझ के लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि कंपनी का फ्यूचर, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का प्रोस्पेक्टस, कंपनी का सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन पे। एक डिसीजन अगर गलत हो गया तो कंपनी बहुत ज्यादा लॉस फेस करेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बहुत सारी बिल्डिंगें देखते हो जो बंजर हो चुकी है, खंडर हो चुकी है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा, बिकी नहीं है, जिन्होंने वो बनाया था उनके खुद के इतने लॉस लगे पड़े हैं, बैंक से लोन फोन आ रहा, भैया पैसा लिया चुकाओ वापिस से, बोल रहा नहीं है, बैंक को नुकसान, इकोनॉमी को नुकसान, हर तरह से नुकसान ही नुकसान देखने को मिलता है। जिन लोगों ने उस कंपनी में पैसा लगाया उनको नुकसान। तो जब एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन गलत होता है ना, तो सिर्फ एक ऑनर को नुकसान नहीं होता, जितने भी इन्वेस्टर है उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व है उन सबको नुकसान होता है, इकोनॉमी को नुकसान होता है, रिसोर्सेज वेस्ट होती है, मटेरियल वेस्ट होता है, ठीक है, वो जगह खराब होती है, सब कुछ वेस्ट देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात। तो आज की क्लास में बेसिकली इन चर्चाओं पे हमने कर ली है। अब अगली जो क्लास होगी उसमें आगे फर्दर डिविडेंड डिसीजंस को, फाइनेंशियल डिसीजन, उनके फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे। हाँ तो वही, अब बात करेंगे हमारे दूसरे डिसीजंस को लेकर। फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट एक इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गया, अब बात करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। और बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन बोलता है कहां से ले पैसा, मींस फाइंडिंग द प्रॉपर सोर्स ऑफ फंड। पैसा कहां से रेज करना है, या तो हम जाएंगे ओनर्स फंड पे या फिर हम जाएंगे डेब्ट पे। अगर मैं ओनर्स फंड की बात करूं तो ये क्या इंक्लूड करेगा, ये इंक्लूड करेगा शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। डेब्ट की बात करूं तो ये, या बोरोड फंड की बात करूं तो बेसिकली इंक्लूड करता है डिबेंचर हो गया हमारे लिए, बॉन्ड्स हो गए, लोन्स हो गए। तो यहाँ पे जो डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, वो डिसाइड करता है कि कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस का यूज करना चाहिए हमें पैसा रेज करने के लिए। क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपके पास अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फंड होना बहुत सही होता है। मान लीजिए आपने पैसा जल्दीबाजी में रेस कर लिया, अब उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर आपके मान लीजिए आपने पैसा रेस कर लिया बोरोड फंड से, जरूरी था हाथों हाथ यार जहां से पैसा मिल रहा है रेस कर लिया, आपने बोरोड फंड से ले लिया, ऑलरेडी कंपनी के पास काफी जो है जो फिक्स लाइबिलिटीज है बहुत ज्यादा है, ठीक है भाई, रेंट हो गया या पहले से बहुत सारे लोन चल रहे इसमें इंटरेस्ट देना है, तो कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए। वहीं अगर मान लीजिए इक्विटी था और इक्विटी से आपने रेस कर लिया तो यहाँ पे कंट्रोल जो कंसिडरेशन है वो काम आ जाता है, कहीं ना कहीं कंट्रोल कंपनी का हाथ से छूट जाता है, क्योंकि जब जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे जितना उतना ही ज्यादा कंट्रोल होगा। तो डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर डिसाइड करना पड़ता है कि कंपनी कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज करे, ठीक है। तो बेसिकली हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन डिसाइड हाउ मच मनी टू रेस फ्रॉम ऑनर्स फंड और फ्रॉम डेब्ट फंड या फिर बोरोड फंड, ठीक है। टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। 7 फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन को। पहला फैक्टर होता है आपका कॉस्ट।
कॉस्ट मतलब पैसा रेस करते हो तो उसकी कोई ना कोई लागत या कीमत होती है ना। जैसे कि हम बोलते हैं इक्विटी के लिए डिविडेंड होता है, भाई इक्विटी को डिविडेंड दोगे ना आप, या शेयर कैपिटल प्रेफरेंस पे डिविडेंड दोगे आप, ठीक है। इस तरह से अगर मैं बात करूं डिबेंचर को लेके तो आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये भी क्या उसकी कॉस्ट है। फ्री में तो कोई चीज़ नहीं मिलती बेटा, और फ्री में पैसा तो वैसे भी नहीं मिलता। अगर आप किसी उधार लेते हो तो उसको टाइमली पे भी करना है, साथ ही साथ अगर वो ब्याज मांगे भैया 2 रुपये सैकड़ा तो वो भी देना है। तो हर चीज़ को बड़ा ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जब भी पैसा रेस किया जाता है तो कॉस्ट को काफ़ी दिमाग में रखा जाता है कि कॉस्ट कितनी है। ज़्यादा जिसकी कॉस्ट है उसको अवॉइड करते हैं, कम जिसकी कॉस्ट होती है हम उसको प्रेफर करते हैं। अब बेसिकली बात ये होती है कि जब भी हम डेब्ट से पैसा लेते हैं, ठीक है, या यहां लिख देता हूं मैं, जब भी हम बोरोड फंड से पैसा लेते हैं तो एक फायदा जरूर है बोरोड फंड का कि जो इंटरेस्ट पे करते हो ना वो टैक्स डिडक्टेड है या टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। तो कंपनी को कहीं ना कहीं ये फायदा मिलता है कि आपको जो बोरोड फंड की कॉस्ट होती है वो टैक्स डिडक्शन में काउंट होती है। जैसे कि मान लीजिए 10% डिबेंचर आप इशू कर रहे हो तो आपके लिए कॉस्ट कितनी है 10%, पर 10% पे क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, दैट इज द कॉस्ट। पर क्योंकि जो इंटरेस्ट दोगे वो क्या होगा, टैक्स डिडक्टेबल होगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी कॉस्ट 10% नहीं आती, कम आती है, प्रॉफिट में फायदा देखने को मिलता है। कंपनी को थोड़ा सा जो होता है रिलैक्सेशन मिल जाता है, टैक्स डिडक्शन मिल जाता है, एक्सपेंस की छूट मिल जाती है। तो बहुत और भी फैक्टर्स है। तो पहला तो हो गया कॉस्ट, कंपनी कॉस्ट कंपेयर करेगी कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, ठीक है, जिसकी ज्यादा आ रही है उसको अवॉइड करेगी, जिसकी कम आ रही है उसकी तरफ मूव करेगी। सेकंड जो होता है बेटा रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे मान लीजिए अगर बात करते हो कैपिटल फंड्स की, अब कैपिटल फंड का फायदा ये है कि भैया आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इन सेंस पेमेंट करने की जरूरत, इन सेंस क्या बोलना चाहता है, क्या देते हैं रिटर्न, हम डिविडेंड देते हैं। अब डिविडेंड के लिए बोलता है कि भैया अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो ही डिविडेंड देना है, और नहीं कमाती तो यू कैन इग्नोर दैट पीरियड ऑफ डिविडेंड, कि आप अगली साल अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे तो आपको पे कर देंगे। तो आपके पास एक रास्ता है निकलने का, बचने का। बट इन द केस ऑफ अगर आप बात करते हो बोरोड फंड तो फिर ये रास्ता अवेलेबल नहीं है। जो भी इंटरेस्ट होता है वो रेगुलर बेसिस पे पेमेंट होना ही चाहिए। अगर पेमेंट नहीं होगा तो कंपनी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। जैसे डिबेंचर होल्डर्स के लिए डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं कंपनी को मॉर्गेज डिबेंचर इशू करना पड़ता है। तो उस सिनेरियो में अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे, लंबा टाइम हो गया, तो आपके जो डिबेंचर ट्रस्टीज हैं वो एक्शन ले सकते हैं, वो असेट को बेच सकते हैं और अपना पेमेंट वापस ले सकते हैं। वो सिनेरियो किसके अंदर नहीं होता, हमारे शेयर कैपिटल फंड के अंदर नहीं होता, ठीक है ना, कि भैया यहाँ पे कोई मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं है, ऑनर्स ही है एक तरह से, नहीं है कंपनी के पास प्रॉफिट तो अगली बार दे देंगे। तो रिस्क को भी ध्यान रखना जरूरी है। तीसरा अगर हम बात करें कैश फ्लो पोजीशन, भैया आपके पास रेगुलर बिजनेस में कैश फ्लो कैसा चलता है। अगर आपके बिजनेस का कैश फ्लो सिचुएशन बहुत अच्छा है, गुड है, कि रेगुलर मंथली बेसिस पे आपके पास अच्छा खासा कैश इनफ्लो होता है, तो फिर आप जाओगे बोरोड फंड की तरफ, क्योंकि आपको चुकाने में कोई समस्या नहीं है। भाई आदमी फंसता का है, पैसा तो ले लिया पर आपने सोचा था यार अगले महीने पेमेंट आ जाएगा, नहीं आया, 2 महीने लग गए, 3 महीने लग गए, तो जो आपने पैसा लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट तो पेमेंट करना है। अब उसको चुकाने के लिए फिर आपको कहीं ना कहीं से पैसा उठाना पड़ेगा। वहीं अगर रेगुलर बेसिस पे आपका सर्किल सही चल रहा है, पैसा रोटेट कर रहा है, तो फिर आप जाओगे बोरोड फंड पे, नहीं कर रहा तो फिर आप जाओगे बेटा कौन से पे, शेयर कैपिटल पे। इज इट क्लियर, आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कंट्रोल कंसिडरेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा शेयर होल्डर्स ऑब्वियसली पहले से कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू कर रखा है या इक्विटी शेयर इशू कर रखा है, और उससे ऑलरेडी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका कहीं ना कहीं कंट्रोल कंसिडरेशन है। अब कंपनी नहीं चाहती कि फर्दर कंट्रोल जो है डिस्ट्रीब्यूट हो, फर्दर और लोग इसमें इंक्लूड हो जाए जो अपनी ना कराए, तो इन दैट सेंस कंपनी कहाँ चल जाएगी बेटा, बोरोड फंड की तरफ चल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जब भी आप बोरोड फंड इशू करते हो या डेब्ट फंड इशू करते हो तो कोई कंट्रोल कंसिडरेशन आपके हाथ से नहीं निकलता, ठीक है। डिबेंचर होल्डर को पेमेंट मिल जाएगा, बात खत्म, उनको कोई लेना देना नहीं है, कंपनी कोई डिसीजन में उनकी आनाकानी नहीं होती, नाक घुसाने की जरूरत नहीं होती। पर वहीं पे अगर कंट्रोल कंसिडरेशन से कुछ इतना लेना देना नहीं है, ठीक है, अगर आप कंट्रोल को क्या करना चाहते हो, फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, कोई इशू नहीं है, तो फिर आप इक्विटी शेयर या शेयर कैपिटल की तरफ चले जाओगे। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, काफी बच्चों को समस्या आती है सर फ्लोटेशन कॉस्ट होता क्या है। भैया फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है कि जब भी आप पैसा किसी भी सोर्स से रेज करते हो, ठीक है, रेजिंग ऑफ फंड फ्रॉम एनी सोर्स,
तो किसी भी सोर्स से पैसा रेस करते हो तो कुछ पैसा आपकी जेब से खर्च होता है, क्योंकि जब समझिए सिंपल सा इक्विटी शेयर इशू करते हो या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ता है, ब्रोशर इशू करने पड़ते हैं, ठीक है या प्रोस्पेक्टस जिसे अपन बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ल्यू बोल लीजिए, ठीक है। इसके साथ आपको ब्रोकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, अंडरराइटर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, कमीशन देना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस होता है, बैंकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, तो इनका खर्चा होता है, ठीक है। जैसे सिंपल सा मान लीजिए, और फिर जो है आप शेयर सर्टिफिकेट वगैरह तो आजकल तो नहीं होते, तो इतनी माथाफोड़ी नहीं है। सिंपल सा मान लीजिए आप 100 रुपए का एक शेयर इशू कर रहे हो, ठीक है। अब आपका जो भी खर्चा है, ब्रोकर्स फंड, कमीशन, ब्रोकरेज, बैंकर्स, ये जो आप पैसा दोगे, एक शेयर का कम से कम लागत 3 रुपये आ रहा है, तो आपके पास कितने रुपए आए बेटा, 97 रुपीज इन हैंड आया, और 3 रुपये क्या कहलाएगा आपका, फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो 3 रुपए तो आपके फ्री में कट गए, समझिए मेरी बात को। आपने 100 रुपए का शेयर इशू किया, पर बाकी जो खर्चा था इसको रेज करने के लिए वो एक शेयर पे 3 रुपए का पड़ा, ठीक है। जन ऑन एवरेज अपन बात कर रहे हैं, तो आपके हाथ में 97 है। वहीं अगर हम बात करते हैं जैसे डिवेंचर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, तो बैंक लोन में इतना खर्चा नहीं आता, जो एक नॉमिनल फाइल चार्ज होता है वो कटता है, उसके बाद खत्म। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि कंपनी जब फंड रेस कर रही है तो ऑब्वियसली कंपनी के पास थोड़ा सा हालत सिस्टम थोड़ा सा टाइट है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए हो सकता है कंपनी कहीं और से पैसा रेस करे पहले, क्या होता है शॉर्ट टर्म लोन ले ले, तो भैया जो फ्लोटेशन कॉस्ट है शॉर्ट टर्म लोन ले लेते हैं, जैसे ही पैसा आएगा उनको पैसा चुका दिया जाएगा। तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट को भी हम कहीं ना कहीं से क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो कंपनी इनको भी ध्यान रखती है, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो कंपनी कहाँ चल जाएगी, डेब्ट की तरफ चल जाएगी। क्लियर, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे मैंने बताया कि पहले से बहुत सारी लाइबिलिटीज अगर ज्यादा है, ठीक है, जैसे कि बात कर रहे हैं रेंट जा ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। इसके अलावा पहले ही कोई लोन ले रखा है जिसके ऊपर इंटरेस्ट जा रहा है, या डिबेंचर इशू कर रखा है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट जा रहा है, तो अगर कंपनी के ऑलरेडी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई साइड पे है, ज्यादा है, तो कंपनी कहां जाएगी बेटा, किस तरफ मूव करेगी, कंपनी इक्विटी या शेयर कैपिटल की तरफ मूव करेगी। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा नहीं है, मतलब सॉरी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा नहीं है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी लाइबिलिटी कम है, ज्यादा आपने पहले से पंगे नहीं पाल रखे, ठीक है। रेंट की जगह मान लीजिए आपकी खुद की जमीन, तो रेंट जाता ही नहीं है, ठीक है। वेजेस सैलरी इतना ज़्यादा नहीं है, नंबर ऑफ वर्कर्स रिड्यूस्ड है, जो आराम से आप मिस आउट भी आराम से पे भी कर ले तो कोई टेंशन नहीं है। पहले कोई आपने लोन वगैरह नहीं ले रखा, तो कंपनी किस तरफ मूव कर जाएगी बेटा, डेब्ट की तरफ मूव कर जाएगी, क्योंकि कंपनी के पास पहले से कोई लाइबिलिटी नहीं है। अगर कंपनी के पास पहले से ज़्यादा लाइबिलिटी है तो कंपनी फिर कहाँ जाएगी, इक्विटी की तरफ जाएगी, डेब्ट की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट तो हम जानते हैं बेटा क्या होता है, दैट इज बेसिकली हम स्टॉक एक्सचेंज वर्ड यूज कर लेते हैं, इसके ज़्यादा बेटर समझ में आता है हमें। अगर मान लीजिए कंपनी, या हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमी अच्छी कंडीशन में चल रही है, ठीक है, मतलब बूम चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, रिसेशन पीरियड नहीं है, बूम पीरियड है, ठीक है ना, डिप्रेशन है, रिसेशन है, बढ़िया पीरियड है, लोग ज्यादा इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि कंपनी की रेपुटेशन भी मार्केट में अच्छी है, बूम पीरियड भी चल रहा है, और कंपनी इजीली शेयर मार्केट में जाके अपने शेयर इशू कर सकती है, लोग लेने को तैयार है, कंपनी का पैसा इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो कंपनी कहाँ जाएगी बेटा, इक्विटी की तरफ जाएगी या फिर शेयर कैपिटल की तरफ जाएगी। वहीं अगर मान लीजिए स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट अच्छा नहीं है, रिसेशन पीरियड चल रहा है, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, सेफ अर्निंग करना चाहते हैं, तो फिर इक्विटी वाला सीन बैठेगा नहीं, तो कंपनी को कहाँ जाना पड़ेगा बेटा, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स की तरफ जाना पड़ेगा, अगर कैपिटल मार्केट से पैसा उठाना है, या फिर लोन लेना पड़ेगा बैंक से, तो मतलब वो कहाँ जाएगा, डेब्ट फंड की तरफ मूव कर जाएंगे। इज इट क्लियर, आगे बात समझ में। चलिए तीसरा आता है बेटा, तीसरा टाइप ऑफ डिसीजन, दैट इज नॉन एज डिविडेंड डिसीजन। बेसिकली है क्या ये बात, देखिए हमने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट किया तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भैया कितना पैसा चाहिए, कहाँ से रेस करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। 3 पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, कितना पैसा चाहिए, कहाँ से पैसा रेस करेंगे, और या फिर हम बोल सकते हैं कि उसको और अच्छी तरह अगर डिफाइन करें, पैसा कहाँ से रेस करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए उस पैसे का, और जो सरप्लस होगा उसको हम कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, सरप्लस ऑफ फंड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो वही बात आती है हमारी डिविडेंड डिसीजन में, कितना डिविडेंड देना है आफ्टर पेइंग ऑल द लाइबिलिटीज,
लाइबिलिटीज का मतलब सारे एक्सपेंसेस, टैक्स वगैरह, क्रेडिटर्स को पेमेंट हो चुका, डिबेंचर को इंटरेस्ट जा चुका, लोन पे इंटरेस्ट जा चुका, सब जा चुका। वो टैक्स के मतलब बेसिकली हम पूछते हैं ईएटी, दैट इज बेसिकली अर्निंग आफ्टर टैक्स। मतलब सब पेमेंट हो गया हमारा, टैक्स वगैरह सब दे दिया, अब जो पैसा बचा है वो पैसा क्या है, डिस्पोजेबल सरप्लस है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो कितना पैसा अब डिविडेंड के रूप में इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर या शेयर कैपिटल्स या शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो बात होती है डिविडेंड डिसीजंस। तो बेसिकली कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड, बेसिकली तीन इन वर्ड्स में आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो डिविडेंड डिसीजन को। किससे कंसर्न है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कंपनी को बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, फ्यूचर में कोई अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है। ठीक है भाई, देखिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी को पैसा चाहिए होगा। अब कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करेगी, या तो लोन की तरफ जाएगी, या इक्विटी शेयर वापस इशू करेगी, या प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, मतलब शेयर कैपिटल। पर इन सब में कॉस्ट आती है, फ्लोटेशन कॉस्ट आती है, रिस्क आती है। पर एक अर्निंग होती है जिसपे ज्यादा माथापोड़ी नहीं होती है, उसका नाम होता है रिटेन्ड अर्निंग। क्योंकि आपने वो पैसा बचा लिया जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और अपने पास सेव कर लिया। जो बेसिकली हम भी करते हैं हमारे घर के अंदर, ये बेसिकली वहीं से है कि आपकी सैलरी अच्छी खासी है तो कितना पैसा आप खर्च करते हो और कितना पैसा आप सेव कर लेते हो। जो पैसा सेव है, अगर जरूरत पड़ गई तो उन पैसे से आप आराम से अपना खर्चा या अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो, कहीं और से मांगनी, कहीं और से रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कंपनी को इसमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है कि रिटेन्ड अर्निंग मतलब हम सरप्लस ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें और सेव कर ले, हमारे पास रिटेन्ड कर ले, या फिर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा करें। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उससे पहले टू डिसाइड व्हाट परसेंटेज ऑफ रेजिडुअल अर्निंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिटेन्ड, सिंपल सी बात है, कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और कितना परसेंट रिटेन्ड कर लेना है। अब इसको रेजिडुअल क्यों बोलते हैं तो पता ही है ना, क्योंकि सब बटने के बाद जो पैसा बचता है वो लास्ट में रेजिडुअल ही कहलाता है। सो दैट्स व्हाई आप इस तरह से भी इसको डिसाइड कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या क्या फैक्टर्स है, टोटल 11 फैक्टर्स हैं। 7 फैक्टर्स किसके थे बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन के। 11 फैक्टर्स किसके हैं, डिविडेंड के। पहला फैक्टर अर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है। अगर कंपनी की अर्निंग अच्छी है, ठीक है, जिसको हम स्टेबिलिटी अर्निंग के साथ बाद में पढ़ेंगे। अगर कंपनी की अर्निंग अच्छी, अच्छा प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे कंपनी कमा रही है तो कंपनी देगी हाई डिविडेंड। और अगर कंपनी की अर्निंग ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, तो कंपनी जाएगी लो डिविडेंड की तरफ। और अगर टोटली लॉस है तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अब स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब क्या है कि एक साल तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हो, अगले साल कम कमाते हो, या एक महीने ज्यादा कमा रहे हो अगले महीने, तो मतलब फिक्स स्टेबल नहीं अर्निंग की हर महीने यार 1-1 लाख रुपए तो हम कमाते ही कमाते हैं, उसके ऊपर कमाते तो बात अलग है, पर 1 लाख रुपए हर महीने कमाता ही हूं मैं, दैट इज स्टेबिलिटी। वैसे कंपनी की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग अच्छी है तो कंपनी डिविडेंड ज्यादा देगी, और अगर कम है तो कंपनी डिविडेंड कम देगी। अगर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग क्या है, नहीं है, अनस्टेबल है, कभी ज्यादा कभी कम, तो डिविडेंड कम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है कैश फ्लो पोजीशन। देखिए डिविडेंड जब भी देते हो तो पैसा बाहर निकलता है। ऐसा तो है नहीं कि भैया ऑब्वियसली कंपनी का कैश बाहर निकलेगा। कंपनी जो भी डिविडेंड पे करती है तो डिविडेंड कैसे पे करेगी, इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन भी देखना पड़ता है, लिक्विडिटी सेक्शन भी देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है, रेगुलर बेसिस पे कैश इनफ्लो नहीं हो रहा, तो अगर आपने डिविडेंड डिसीजन ले लिया और कैश फ्लो बाहर हो गया तो कंपनी की लिक्विडिटी क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। इन दैट सिनेरियो अगर कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो डिविडेंड अच्छा देगी, कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है तो कंपनी डिविडेंड कम देगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को लेके, देखिए फ्यूचर ग्रोथ हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी को आगे की सोचनी पड़ती है, ये प्रेजेंट टाइम में जीने का काम नहीं है, फ्यूचर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। कंपनी ग्रोथ करने की सोचती है, आगे बढ़ने की सोचती है। अगर मान लीजिए कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में आने वाला टाइम बहुत अच्छा है ठीक है, कंपनी के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कंपनी के पास है, और कुछ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल काफी अच्छे हैं जो कंपनी को एक्सपेंड करने में मदद करेगा, कंपनी को ग्रो करने में मदद करेगा। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी है तो कंपनी कम डिविडेंड देगी। वहीं अगर मान लीजिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में नहीं दिख रही, कंपनी अभी रिसेंटली ग्रो करी है, अपनी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करी है, फर्दर अगर कंपनी कोई अपॉर्चुनिटीज को या उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अच्छा खासा नहीं दिख रहा, इन दैट सिनेरियो कंपनी डिविडेंड ज्यादा देगी।
सिंपल सी बात है। अगर फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अच्छे हैं, कंपनी उसको ज़्यादा पैसा बाहर से रेज नहीं करना चाहती, बोले यार बाहर से पैसा रेज करेंगे तो उसकी कॉस्ट लग जाएगी, इससे अच्छा हम रिटेन अर्निंग को यूटिलाइज कर सकते हैं, इन दैट सिनेरियो कंपनी डिविडेंड कम देगी। क्लियर? और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देगी। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हम स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग कहते हैं, वैसे एक स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड होता है। कहीं ना कहीं कंपनी की गुडविल को बहुत इंपैक्ट करता है। आप समझिए किस तरह से, इस तरह समझिए कि एक कंपनी जो रेगुलर बेसिस पे फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड देती रहती है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर फैक्टर्स, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। इस पर डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तीन तरह के डिसीजन या तीन तरह की स्टेबिलिटीज पर कंपनी बात करती है डिविडेंड का। पहला जो होता है वो होता है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। कांस्टेंट डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी ने फिक्स कर लिया कि भैया 10% डिविडेंड दिया जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। ध्यान से सुनना, वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट। मतलब जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, उसका 10% आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ये हो गया कांस्टेंट डीपीएस। दूसरा होता है कांस्टेंट पे आउट रेशियो, कांस्टेंट पे आउट रेशियो। ठीक है। कांस्टेंट पे आउट का अगर मतलब होता है कि यहां पे प्रॉफिट के ऊपर फिक्स होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट पे। कंपनी ने बोल दिया हर साल 10% जो है प्रॉफिट पे दिया जाएगा। अब फायदा क्या है, दो चीजें यहां पे। प्रॉफिट अगर कम हुआ तो भी 10% दे दो, कोई लोड नहीं है। प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो 10%, कोई लोड नहीं है। तो यहां पे जो है डिविडेंड फ्लक्चुएट होगा डिपेंडिंग कंपनी के प्रॉफिट पे हर साल। दो तरीका है, कंपनी ने स्टेबिलिटी दोनों तरह से लेके आई है। तीसरा तरीका होता है इन दोनों का मिक्सचर। ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर क्या होता है कि हमने कांस्टेंट कर दिया। क्या कांस्टेंट कर दिया कि 10% तो इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा ही मिलेगा, प्लस अगर कंपनी की अर्निंग अच्छी हुई है उस साल तो एक्स्ट्रा डिविडेंड और आपको दे दिया जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इन दैट कि कंपनी की गुडविल काफी इंपैक्ट होती है, कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है और लगातार हर बार सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड देती रहती है, चाहे कितना रिसेशन आ जाए, कितना बूम आ जाए, तो कंपनी का काफी एक अच्छा गुडविल मार्केट के अंदर क्रिएट होता है, इन्वेस्टर का भरोसा ज्यादा होता है। नेक्स्ट अगर बात करूं प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं हमने अपना जो यंगस्टर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने अपना क्या है सेविंग का, इन्वेस्ट करने का तरीका बदल दिया। पहले लोग जो तो बैंक में पैसा रख दिया करते थे, बोले ठीक है फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, सेव है, ज़्यादा माथापड़ी वाला नहीं है। पर अब क्योंकि यूथ है, यंग है, थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं, रिटर्न लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कंपनी को अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। या प्रेफरेंस शेयर होल्डर मीन्स प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब उनकी इच्छा क्या है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टर किस किस टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है रिटायर्ड पर्सन जो कि अपना पैसा कमा चुके हैं, आप गंवाना नहीं चाहते, मतलब रिटायर्ड इन्वेस्टर। दूसरे होते हैं इसी में मिडिल क्लास, मिडिल क्लास इन्वेस्टर जो भी अपने पैसे को क्या रखना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं, ज्यादा चेंजेस उनको पसंद नहीं है। दूसरे वर्ग के लोग होते हैं, एक होते हैं यंग, जुझारू, यंग ब्लड, रिस्क लेना पसंद है, एडवेंचरस, ठीक है। और एक होते हैं वेल्दी लोग जो अच्छा खासा पैसा कमाए हुए हैं, टेंशन की जरूरत नहीं है। तो यंग और जो वेल्दी लोग होते हैं इनको कैपिटल गेन से ज्यादा मतलब होता है। किससे मतलब होता है बेटा, कैपिटल गेन से। कैपिटल गेन कैसे होगा, मान लीजिए आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, आपने जो पैसा लगाया एक शेयर पे 10 रुपए का, अब कंपनी ये नहीं चाहते मुझे डिविडेंड मिले, इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको डिविडेंड से कमाई नहीं करना, इनको ज्यादा पैसा एक साथ कमाना है। दे आर बिलीव इन कैपिटल गेन, थोड़े से एडवेंचरस होते हैं, रिस्की होते हैं। तो बोले 10 रुपए का, कंपनी मुझे डिविडेंड मत दो, अपने पास रख लो, रिटेन कर लो, अच्छे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में लगाओ, अच्छा प्रॉफिट कमाओ, कंपनी का गुडविल अच्छा होगा, कंपनी अच्छा काम करेगी, कंपनी बार बार अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, तो ऑब्वियसली मार्केट में इस 10 रुपए के शेयर को कितने का मिल जाएगा, 20 रुपए का हो जाएगा। कितने का फायदा हो गया पर शेयर, 10 रुपए का फायदा हो गया। तो अगर कंपनी के पास इस तरह के ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, तो कंपनी किस क्या जाएगी, रिटेन अर्निंग की तरफ जाएगी, मतलब वो डिविडेंड कम देगी और रिटेन अर्निंग ज्यादा करेगी। वहीं पर अगर कंपनी के पास ज्यादा रिटायर्ड और मिडिल क्लास इन्वेस्टर है जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते, बोलते हैं यार डिविडेंड आता रहे, हमारा टाइम टू टाइम हमारा काम खर्चा पानी निकलता रहे, उस केस में कंपनी रिटेन अर्निंग कम करेगी और डिविडेंड ज्यादा देगी, क्योंकि यही तो पैसा लगा रहे हैं आपके लिए। और अगर आपने
शेयर होल्डर के प्रेफरेंस को ध्यान नहीं दिया तो फिर अगली बार बैठे रहो ठन ठन गोपाल करते रहो। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टैक्सेशन पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर या जो अपने डेब्ट होते हैं उस पर जो हम पैसा रेज करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स डिडक्टेड होता है। पर यहां पे एक समस्या है, क्योंकि हम पे कब करते हैं, डिविडेंड वगैरह पे कब करते हैं बेटा, हम डिविडेंड पे करते हैं आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो टैक्स तो पे हो चुका कंपनी की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज फ्री कर चुके आप, गवर्नमेंट को आपने दे दिया, इवेजन ऑफ टैक्स नहीं किया आपने। अब टैक्सेशन पॉलिसी जो करंट टाइम में इंडिया में वो बोलता है कि जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में, डिविडेंड इज फ्री इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स देने की दरकार नहीं है। तो मतलब टैक्स कौन देगा, कंपनी देगी। मतलब आप जब भी डिविडेंड दे रही हो कंपनी, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो टैक्स कौन पे करेगा, कंपनी। तो कंपनी के लिए तो एक्स्ट्रा बर्डन हो गया। ठीक है, तो अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो कंपनी डिविडेंड कम देगी, क्योंकि कंपनी को टैक्स नहीं देना, कंपनी टैक्स नहीं देना चाहती भैया कि पहले तो इतना वो भी दो आप, ठीक है, डिविडेंड दो उसके ऊपर टैक्स और दो, क्योंकि शेयर होल्डर तो बोले हमारे को क्या मतलब। ठीक है, तो आपको कंपनी को डबल खर्चा पड़ा ना, डिविडेंड भी दिया और उस पर टैक्स भी दिया, तो कंपनी का कैश फ्लो ज्यादा हो गया, बाहर ज्यादा आउटफ्लो हो गया, लिक्विडेशन इफेक्ट कर सकता है कंपनी का। तो कंपनी बोलेगी नहीं, हम डिविडेंड कम देंगे। पर अगर टैक्सेशन पॉलिसी लिबरल है, मींस टैक्स रेट कम है, तो कंपनी डिविडेंड ज्यादा देगी, कंपनी को टैक्स कम पे करना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए ज्यादा फायदेमंद है इन दैट सिनेरियो। क्लियर है, आगे समझ में। नेक्स्ट 8वां फैक्टर की बात करते हैं, असेस टू कैपिटल मार्केट, वही वाली बात जो हमने पढ़ा था किसके अंदर, फाइनेंशियल। अगर इजी टू गो है, कंपनी की गुडविल अच्छी है, अगर कंपनी अच्छा डिविडेंड पे करती है रेगुलर बेसिस पे, तो ऑब्वियसली लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं कब कंपनी मार्केट के अंदर आए, शेयर इशू कर दे तो हम कंपनी को शेयर्स परचेज कर लें। इन दैट सिनेरियो कंपनी कभी भी मार्केट से पैसा रेस कर सकती है, इसलिए वो डिविडेंड ज़्यादा देगी। पर अगर कैपिटल मार्केट में जाना आसान नहीं है, कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, लोग अब इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, रिसेशन चल रहा है, इन दैट सिनेरियो कंपनी रिटेन अर्निंग को ज़्यादा प्रेफरेंस करेगी और डिविडेंड कम देगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लीगल रेस्ट्रिक्शंस, लीगल रेस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो कई बार जैसे कि हमारे कंपनीज एक्ट में भी बोला गया है, ठीक, कंपनीज एक्ट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि भैया पहले आप, क्योंकि डिविडेंड किससे पे करते हैं, डिविडेंड बेसिकली करंट ईयर के प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर जो प्रॉफिट है उसमें से पे करते हैं। तो अगर लीगल रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, जैसे कंपनी बोलती है कि कंपनी एक्ट कि पहले जो जितने भी आपके डेप्रिसिएशन वगैरह है या इंटरेस्ट है उनको पे करिए, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है तभी आप पे कर सकते हो। तो मान लीजिए पिछली बार लॉस था, इस बार आपको प्रॉफिट हो गया अच्छा खासा, तो पिछले साल के जो लॉसेस राइट ऑफ नहीं हुए तो पहले उनको राइट ऑफ करो भैया, डेप्रिसिएशन वगैरह राइट ऑफ करो, उसके बाद जो पैसा बचता है फिर आप जाके क्या कर सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो। तो लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी ध्यान में रखने पड़ते हैं बिफोर इशूइंग द और बिफोर मेकिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड डिसीजंस। क्लियर है, आगे समझ में। नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स, भैया आपने मान लीजिए कोई लोन ले रखा अच्छा खासा बढ़िया सारा अमाउंट से, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ये आपके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं कि भैया डिविडेंड वगैरह बाद में दिएगा, पहले हमारी सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के बाद। कई बार वो लगा सकते हैं कि पहले 3 साल तक आप डिविडेंड नहीं दोगे, आप पैसों को सेव करोगे, जिससे फर्दर अगर आप डिविडेंड देते हो पैसा आपके पास रहना चाहिए, हमारे लोन के अमाउंट को आप इजीली रीपे कर सको। तो कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो डिविडेंड कंपनी कम देगी, वहीं अगर लिबरल कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट है, ज़्यादा माथापड़ी वाली सीन नहीं है, आप आराम से पेमेंट कर दो, कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो कंपनी डिविडेंड ज़्यादा दे सकती है। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, अगेन कैसा स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रहा है, मार्केट सिचुएशन कैसा चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंपनी डिविडेंड लगातार देती जा रही है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड है और कंपनी डिविडेंड एवरी ईयर है, तो ऑब्वियसली कंपनी का मार्केट के अंदर अच्छा खासा रुतबा बन जाता है, शेयर्स वैल्यू भी, मार्केट प्राइस जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, गुडविल एक रेज हो जाता है। तो उस केस में कंपनी ये भी देखती है कि अगर आप डिविडेंड नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है मार्केट के अंदर, ठीक है, कंपनी के अगेंस्ट एक विचारधारा बन जाती है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती, कंपनी की गुडविल भी डाउन हो सकती है, मार्केट प्राइस भी गिर सकता है, काफ़ी नुकसान होता है। तो इन दैट सिनेरियो कंपनी इसको भी ध्यान रखती है डिविडेंड देने के टाइम पे, अगर ज़्यादा कम दे दिया तो कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो कंपनी इसको भी प्रिफर करती है एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजन विद द डिविडेंड डिसीजंस। इज इट क्लियर,
आगे बात समझ में? तो ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो की है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की जो हम बात करते हैं तो कहना क्या चाहता है भैया, फाइनेंशियल प्लानिंग देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बड़ा टर्म है, फाइनेंशियल प्लानिंग तो छोटा टर्म है। फाइनेंशियल प्लानिंग बोलता है कितना पैसा चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसा पैसा रेस करेंगे। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात नहीं होती कि पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बात करते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम क्या बोलते हैं, पैसा कहाँ से रेस करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए और सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड। पर यहाँ पे जो हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को, तो ये बोलता है अमाउंट ऑफ फाइनेंस, ओके, ये बोलता है अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड और द सोर्स ऑफ फंड एंड द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कितना पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा पैसा, और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मतलब बेसिकली इसका कहने का मतलब है जब पैसों की दरकार हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए। ये किसके बारे में बात नहीं कर रहा, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है वो एक चीज और बात करता है, जो डिविडेंड डिसीजंस हमने भी पढ़े, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ज्यादा प्रेफर करता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होना चाहिए, फंड आइडल नहीं पड़ा रहना चाहिए, ओवर फंडिंग नहीं होनी चाहिए, अंडर फंडिंग भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पैसे की जरूरत है पर पैसा है ही नहीं। तो ये फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखता है फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्यूचर मतलब जैसे हम बोलते हैं ना बजट बनाना, ठीक है, कि फ्यूचर में कितनी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं सेल फोरकास्ट कर रहे हैं कि इस बार सेल्स पिछले साल के मुकाबले 20 गुना ज्यादा होगी, तो जब 20 गुना ज्यादा सेल होगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल भी ज्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए मतलब फाइनेंस भी ज्यादा चाहिए। तो ये फोरकास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में काम करता है। बेसिकली आप इसको बोल सकते हो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिसीजन से अपने आप को काफी रिलेट करता है कि कौन से प्रपोजल में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से प्रपोजल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जबकि हम जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करता है, वो डिविडेंड डिसीजन की बात करता है, वो फाइनेंसिंग डिसीजंस की भी बात करता है। तो इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए देखता है कि कहां से पैसा रेस करना है। बेसिकली समझ में आ गया? तो आप इस तरह समझाओगे इसको, अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बोल लीजिए, या फिर आप लिखते हो सोर्स ऑफ फंड्स एंड द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब बात चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग को, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चंस भी पूछा सकते हैं, कोई लोड नहीं है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए जी, हाँ तो भाई 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर। सबसे पहला होता है फैसिलिटेट द कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड। भाई जितना पैसा चाहिए उतना ही तो रेस करोगे, तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग ये देख लेता है कि भैया कितना पैसा हमें चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, उतना ही पैसा रेस करना चाहिए। ये हमेशा सिचुएशन बचता है कि ओवर यूटिलाइजेशन या ओवर वेस्टेज नहीं हो, कि पैसा चाहिए तो 10 लाख आपने रेस कर लिया 15 लाख, तो 5 लाख आइडल पड़ रहेंगे, फालतू पड़ रहेंगे, बेकार पड़ेंगे, जिसका कोई यूज नहीं होगा। सो दैट्स वाई फैसिलिटेट द कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड्स, जितना चाहिए उतना ही रेस करना है, उतने ही, और कौन से सोर्स है वो भी देखेगा। हेल्प्स इन फिक्सिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, जो सेकंड पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई ऑब्वियसली कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं डेब्ट इक्विटी से बात करता है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस की बात करता है। जिस तरह की पैसे की रिक्वायरमेंट अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म पैसा कहाँ से रेस करोगे, शेयर कैपिटल से रेस कर सकते हो, डिबेंचर से रेस कर सकते हो। शॉर्ट टर्म चाहिए तो आप कॉमर्शियल बैंक के थ्रू जा सकते हो या कॉमर्शियल पेपर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये क्या डिसाइड करता है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ओवर बर्डन नहीं होना चाहिए, बहुत सारे जबरदस्ती रिसोर्सेज आप रेस करो उसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग द फाइनेंस इन द राइट प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बताया ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन से काफी रिलेट करता है अपने आप को, कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं, उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कौन सा है, कंपनी के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, सभी प्रपोजल में सबसे बेस्ट प्रपोजल कौन सा है, उसमें उस पैसों को इन्वेस्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हेल्प्स इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज, जैसे आपको बताया मैंने कि आपने फ्यूचर फोरकास्ट कर दिया कि सेल्स जो है इस बार 20% ज्यादा होगी पिछले साल के मुकाबले, तो ऑब्वियसली पैसा भी उसी तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छी तरह रन कर रहा है, इसी तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट अच्छी तरह से रन कर रहा है,
तो उस केस में कंपनी बड़ी ही स्मूथली अगर रन करता है, कैसे रन करेगा, जब आपके पास पैसे होंगे, उस एक्टिविटी को फंड करने के लिए पैसा होगा, डे टू डे वर्किंग एक्टिविटी को फंड करने के लिए कंपनी के पास अगर पैसा होगा तो कंपनी की ऑपरेशनल एक्टिविटी भी अच्छी होगी, कंपनी ज्यादा स्मूथ वे में ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अपने आप को रन कर पाएगी। ठीक है, द बेस फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल, अभी मैंने आपको एक चीज समझाई कि ये बजटेड है, फ्यूचरिस्टिक है, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने, भाई फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, इतना खर्चा करेंगे तो इतना रेवेन्यू हमें होगा, दैट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, इतना खर्चा होगा, इतनी हमारी कॉस्ट आएगी, तो ये सब क्या है बेटा, एक्सपेक्टेड है। तो कंपनी एक्चुअल रेवेन्यू कितना हुआ, एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई, इससे क्या कर सकती है, कंपैरिजन कर सकती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल का बेस बना लेती है, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हम ये चीज स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं कि इतना रेवेन्यू हमें होगा। अब एक्चुअल में हम अगर उतना रेवेन्यू हो रहा है मतलब हमने सही प्लानिंग करी है, या फिर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, या कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो उस बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो। हेल्प्स इन बिजनेस और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, भाई वो वाली बात, सही जगह पैसा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइडल पड़ा नहीं रहना चाहिए, जिस प्रपोजल में रखना उसी प्रपोजल में इन्वेस्ट होना चाहिए, कितना पैसा चाहिए, जिस टाइम चाहिए उतना ही पैसा रेज करने की, और कौन से सोर्सेज को यूटिलाइज करोगे, इसलिए आपका क्या होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस होता है। ठीक है, ये लिंक है बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। ठीक है, कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो है डेब्ट इक्विटी को भी ध्यान में रखता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या रहना चाहिए, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट किस में करना है, और उस इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, मतलब फाइनेंस को भी ध्यान में रखता है। तो दैट्स वाई एक लिंक है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन में, कि यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर इन्वेस्ट करें तो कितना पैसा चाहिए, उसके लिए कितना पैसा रेज करना है, कहाँ से पैसा रेज करना है, डेब्ट इक्विटी का रेशियो क्या होना चाहिए। दैट्स वाई क्या करता है, एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन दिस। साथ ही साथ अगर इसके फर्दर एक पॉइंट की बात करता हूं, तो क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होती है, आगे के बारे में आप पहले ही सोच लेते हो कि आने वाले टाइम में इतने पैसे की जरूरत पड़ सकती है, या ये चीजें कुछ हैं जहां पे कंपनी को थोड़ा सा लगता है कि यार लाइबिलिटीज हमारे पर आ सकती है। तो कई बार फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, हेल्प्स करता है कंपनी को शॉक अवॉइड करने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग है, फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर में क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस बेसिस पे कंपनी अपना क्या करती है, पूरा एक बजट तैयार करती है, हर डिपार्टमेंट को बोलती है भैया बजट तैयार करो, फिर उस बजट के बेसिस पे एक प्रॉपर बजट बनता है कि टोटल कितना पैसा जो है कंपनी में जरूरत है, सेल्स डिपार्टमेंट को इतना जरूरत है, प्रोडक्शन को इतना जरूरत है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना अपना बजट बनाती है, फिर एक फाइनल बजट बनता है कि इतना पैसा टोटल हमें रिक्वायरमेंट होगा, और उसमें फ्यूचरिस्टिक है कि आने वाले टाइम में क्या क्या और रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जो सडन शॉक आता है, जो सडन पैसों की रिक्वायरमेंट आ जाती है, उससे भी बचाने की मदद कौन करता है बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। तो एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हो। इज इट क्लियर, आगे बात समझ में। ठीक है, अब जो है अगला पार्ट क्या बात करेंगे, हमारा अगला पार्ट जो आएगा दैट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके बारे में चर्चा अब करते हैं। चलिए जी, बात करते हैं मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी कंपनी का। बेसिकली ये डेब्ट और इक्विटी का कितना तालमेल बैठता है, वो कहाँ चर्चा की जाती है बेटा, वो चर्चा की जाती है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर पे, कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, जो पैसा होगा, जो फाइनेंस आपका दिख रहा होगा, भैया पैसा कहाँ से रेज किया है, मीन्स आपकी जो लाइबिलिटी साइड है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होती है। मीन्स हम कह सकते हैं आपकी कंपनी का फ्यूचर, आपकी कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो आगे दिखेगा, आपकी कंपनी का कितना प्रोस्पेक्टिव है, कितना फ्यूचर ब्राइट है, वो सब आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर पे। बेसिकली ये डेब्ट और इक्विटी के प्रपोर्शन को डिसाइड करने की बात है। सबसे कंफ्यूजिंग वाली बात यही है कि डेब्ट और इक्विटी का प्रपोर्शन आज तक कोई डिसाइड नहीं कर पाया कितना होना चाहिए, पर एक चीज़ बहुत क्लियर है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो ओवरऑल फायदा किसको पहुंचाए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहुंचाए। मींस उनका ईपीएस इंक्रीज होना चाहिए, चाहे कैसा भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो। ईपीएस बोला तो अर्निंग पर शेयर। एक बात करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज को लेकर, एक बात होगी फाइनेंशियल लिवरेज को हम एक और टर्म बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डेब्ट आप तब तक यूज कर सकते हो जब तक फायदा किसको पहुंच रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर के, उनकी वैल्यूज अगर इंक्रीज होती जा रही है तो डेब्ट लीजिए, किसने मना किया है आपको। चलिए बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके। द प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इज नॉन एज कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज डेब्ट अपॉन इक्विटी। क्लियर बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है
कि कैसा भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर हो, क्या इंक्रीज करना चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो माना जाएगा सबसे बेस्ट जो है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर माना जाता है। ठीक है, इसी से हम एक बात यूज करते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या बताता है, ये चीज साबित करता है कि जब जब डेप्ट का प्रोपोर्शन इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं फायदा इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिला है। भैया जब हम डेप्ट और इक्विटी को जो हम जज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, रिस्क फैक्टर और कॉस्ट फैक्टर। रिस्क क्या है कि भैया डेप्ट जो आप लेते हो या डिबेंचर इशू कर रहे हो, लोन ले रहे हो, बॉन्ड इशू कर रहे हो, बॉन्ड में तो इंटरेस्ट नहीं होता पर लास्ट में पेमेंट होता है, तो हम डिबेंचर और लोन की बात कर लेते हैं, तो मंथली इंटरेस्ट या मंथली पेमेंट तो आपको करना ही करना है, तो रिस्क है। ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होता। कॉस्ट की लेके बात करें तो डेप्ट की जो कॉस्ट होती है कम होती है इन कंपैरिजन टू इक्विटी, और इक्विटी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो इस बात को साबित करने के लिए कि अगर आप डेप्ट अपने स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हो तो फायदा पहुंचता है। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेप्ट कब लेना चाहिए, जब आपकी ROI दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट। समझ में आ गई बात, कि आप जो कॉस्ट डेप्ट उठा रहे हो, जो आप कर्जा ले रहे हो, बोरोड फंड ले रहे हो, वो बोरोड फंड की कीमत अगर आपकी इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रहा है उससे ज्यादा है तो भूल जाओ, मत लो, लॉस ही होगा। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी ROI 14% है और आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट 15% है, तो डेप्ट से पैसा मत लेना, नुकसान ही होगा। ये क्या होना चाहिए, 12%, 11%, 10%, 9%, 8%। मतलब आपकी ROI से कॉस्ट ऑफ डेप्ट अगर कम है तो आप फायदेमंद रहोगे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फाइनेंशियल लिवरेज फायदा EPS के रूप में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, मींस उनकी जो वैल्यू है, उनकी वेल्थ है वो इंक्रीज होगी। चलिए जी, तो इसको समझने के लिए बेसिकली कहना क्या है ट्रेडिंग और इक्विटी, प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन द ओवरऑल कैपिटल, टोटल जो कैपिटल है उसमें आपका प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट कितना है। इसको समझने के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं। देखिए EBIT होता है दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ये तीन सिचुएशन ली कि तीनों सिचुएशन में आपकी जो EBIT वो 7 लाख है। ठीक है, चलिए जी, यहां पे हम EBIT की बात करते हैं कि पहले केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट जीरो, इट मींस आपने डेप्ट नहीं ले रखा, तो पहले सिचुएशन EPS जो है 0.98 है, दैट इज अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर 0.98। दूसरे सिचुएशन में आपने 10 लाख रुपए का डेप्ट ले रखा है, तो 10 लाख का 10% इंटरेस्ट 1 लाख, तो आप देख रहे हो आपका EPS क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तीसरे सिचुएशन में आपने 20 लाख मतलब डेप्ट और लिया, इंटरेस्ट और बढ़ गया, पर फिर भी देखा आपने EPS बढ़ गया। तो बेसिकली आप क्या कहोगे कि भैया जैसे जैसे डेप्ट इंक्रीज हो रहा है आपका EPS इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये सबसे फेवरेबल कौन सा हो गया, सिचुएशन 3। मींस 20 लाख रुपए आपने क्या ले रखा है, इसके अंदर क्या ले रखा, बताइए जरा, क्या ले रखा है, डेप्ट ले रखा है। अब इसके टोटल स्ट्रक्चर को समझते हैं। टोटल स्ट्रक्चर को कैसे समझेंगे, हमने यहाँ पे देखा भैया अर्निंग बेसिकली EAT और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या निकाल के था, EPS दैट इज अर्निंग पर शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना बेटा, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। तो बेसिकली हम मान सकते हैं कि टोटल आपकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कितने रुपए का है, 50 लाख का है। भाई 5 लाख, पहले केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कोई भी आपका डेप्ट नहीं है, 10 रुपए का एक शेयर, तो आपकी टोटल जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कितने की है, 50 लाख की है। तो पहला 50 लाख आपने सारा का सारा इक्विटी शेयर से लिया तो आपका EPS है 0.98। दूसरे सिचुएशन में 10 लाख रुपए आपने, 50 लाख में से 10 लाख रुपए आपने डेप्ट के लिए, 40 लाख रुपए इक्विटी शेयर है 4 लाख। तीसरे सिचुएशन में 20 लाख का आपने डेप्ट लिया, तो मतलब 30 लाख इक्विटी रुपए के, 30 लाख रुपए के इक्विटी शेयर और 20 लाख का क्या हो गया, आपका डेप्ट हो गया। तो जैसे आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस किए आपको क्या मिला, EPS में फायदा मिला। कब मिला, समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना है बेटा, 10%, मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना है, 10% का है। अब जो मैं बात बोल रहा था कि ROI अगर अच्छी होगी, ROI अगर आपकी ज्यादा है डेप्ट से, तो मान के चलिए आपको फायदा ही मिलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है EBIT, ध्यान सुन लेना, EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट की जगह टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, इनटू 100।
तो इस केस में कोई सा भी केस ले लीजिए, ईबीआईटी कितना बेटा 7 लाख है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है आपने 50 लाख कर रखा है, इंटू 100, तो आपका आरओआई आएगा 14%। कितना आएगा 14%। देखिए अगर आपका आरओआई 14% है और आपकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट आरओआई से कम है तो फायदा ही मिलेगा, आराम से डेप्ट लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। और डेप्ट कब तक लीजिए, जब तक ईपीएस बढ़ रहा है। अगर ईपीएस घट जाता है डेप्ट लेने से तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्ट को रोक देना पड़ेगा, इक्विटी की तरफ मूव करना पड़ेगा, डेप्ट से पैसा आप नहीं ले सकते। क्लियर है, बात समझ में आ गई? इस तरह से एक्सप्लेन करना, पूरे नंबर मिलेंगे। तो 13 फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को। पहला, कैश फ्लो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेगुलर पेमेंट आपको करना होता है, ठीक है। अगर रेगुलर पेमेंट आप नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब आपकी जान को आपने गले में फांसी बांध ली है, क्योंकि आपको रेगुलर पेमेंट करना नहीं कर पाओगे तो बहुत सारे लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाएंगे, बहुत सारे कानूनी दावपेच में फंस जाओगे, पेनल्टीज लग जाएगी। तो कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो आप कहाँ जाओगे, डेब्ट की तरफ जाओगे, और कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है तो आप कहाँ जाओगे, इक्विटी की तरफ जाओगे। नेक्स्ट, आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बेसिकली ये बात करता है ईबीआईटी, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट और ईबीआईटी को लेकर यहां पे चर्चा की जाती है। इसका कहने का मतलब है कि जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो कितनी बार रिकवर हो सकता है ईबीआईटी से, कितने ज्यादा गुना, मतलब आपने ईबीआईटी दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ठीक है, वो कितनी बार आपके इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, कवर अप कर सकता है, कितनी गुना। अगर ज्यादा हाई आईसीआर है तो आप डेप्ट ज्यादा लीजिए, क्योंकि आप इंटरेस्ट बहुत इजीली पे कर सकते हो, आपकी अर्निंग अच्छी खासी है। अगर आपका लो आईसीआर है तो फिर आप डेप्ट की तरफ मत जाइए, आप जाइए फिर सीधा इक्विटी की तरफ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, जिसको हम डीएससीआर के नाम से भी जानते हैं, ये एक कदम आगे है आईसीआर से, क्योंकि आईसीआर जो है सिर्फ इंटरेस्ट की बात करता है, ये बात करता है इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, पेमेंट भी तो करना है भैया आपको। तो अगर सिंपल सी बात है हाई डीएससीआर है तो आप डेप्ट लीजिए, कोई मना नहीं है। अगर लो डीएससीआर है तो आप डेप्ट मत लीजिए, आप कहां चले जाइए, इक्विटी की तरफ चले जाइए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसा भी मैंने समझाया, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किससे ज्यादा है, आपकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट से ज्यादा है, तो आप डेप्ट आराम से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फायदा ईपीएस एट दी एंड इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट को लेकर। कॉस्ट ऑफ डेप्ट ऑब्वियसली क्योंकि ये टैक्स डिडक्टेबल होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा, टैक्स डिडक्टेबल होता है। क्या टैक्स डिडक्टेबल होता है, जो इंटरेस्ट आप पे करते हो उसकी आपको टैक्स में छूट मिल जाती है, मतलब एक्सपेंस के रूप में छूट मिल जाती है। तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ डेप्ट कम होती है इन कंपैरिजन टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो रिस्क लेते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप डिविडेंड भी ज्यादा दीजिए। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट कम होती है, इसलिए आप डिविडेंड या फिर आप डेप्ट की तरफ ज्यादा यूज करते हो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स रेट। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्स रेट अगर ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि टैक्स भैया डिविडेंड आप कब पे करते हो, डिविडेंड पे करते हो आफ्टर टैक्स। दूसरी बात जो मैंने आपको समझाई कि डिविडेंड टैक्सेबल किसके हाथ में आता है, कंपनी के हाथ में, ना कि शेयर होल्डर के हाथ में। तो अगर हाई टैक्स रेट है तो कंपनी इक्विटी शेयर की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है, इक्विटी शेयर को बोल देगी ना भैया हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे डेब्ट की तरफ, क्योंकि ये क्या मिलेगा, टैक्स डिडक्शन और मिलेगा, टैक्स डिडक्शन मिलेगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कम हो जाएगी, अर्निंग और ज्यादा हो जाएगी, फायदा इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया जिस तरह की बिजनेस आप कर रहे हो, ठीक है, जिस फील्ड में हो, जिस सेक्टर में हो, जिस इंडस्ट्रीज में हो, उस इंडस्ट्री में और भी तो कॉम्पिटिटर्स हैं। उन कॉम्पिटिटर्स ने कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, डेब्ट इक्विटी का प्रपोर्शन क्या है, उसको भी ध्यान में रखते हुए आप भी सोच सकते हो कि हमारा भी क्या होना चाहिए। क्लियर है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जब बात करते हैं तो यहां पे हम दो चीजों की बात करते हैं, एक सेबी की बात करते हैं और एक हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर बात करते हैं।
अगर, क्योंकि आपको जब भी पैसा रेस करना होगा तो ऑब्वियसली आप स्टॉक मार्केट में जाओगे। स्टॉक मार्केट में किससे भिड़ना पड़ेगा आपको? सेबी से भिड़ना पड़ेगा, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर इसके नॉर्म्स अच्छे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी गोइंग है, तो आप इक्विटी शेयर की तरफ चले जाओगे। वहीं पे अगर बहुत हार्ड है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है उन क्राइटेरियाज को मीट आउट करना, तो फिर आप इक्विटी शेयर को इग्नोर करोगे। वहीं अगर मॉनेटरी पॉलिसीज काफ़ी अच्छी है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री को फर्दर बूम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आप डेब्ट की तरफ चले जाओगे। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल। कंट्रोल कंसिडरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इक्विटी शेयर अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इक्विटी शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया हमारा कंट्रोल हाथ से और चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस केस में आप इक्विटी की तरफ चले जाओगे और इक्विटी रेस कर दोगे और मेंबर जुड़ जाएंगे, कंट्रोल ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है। पर आप बोलते नहीं भैया हम कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते, हम कंट्रोल को अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं, उस केस में फिर आप डेब्ट की तरफ मूव करोगे कि डेब्ट वालों का कोई लेना देना नहीं होता कंट्रोल के अंदर, कंसिडरेशन में कोई लिक्विडेशन कोई डाइल्यूशन नहीं होता इस मामले में। क्लियर है? नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बोलना चाहता है कि जब भी कंपनी पैसा रेज करती है, जब भी आप डेप्ट से ज़्यादा पैसा रेज करोगे, तो कंपनी का एक पॉइंट आ जाता है जहां पे वो फर्दर डेप्ट के लिए ऑप्ट नहीं कर पाते। कभी बोलते हैं ना, लोग सुनते हैं यार पहले से तूने इतना कर्जा ले रखा और कितना दे तेरे को, समझी बात, कि ऑलरेडी आपके पास अगर डेप्ट प्रपोर्शन ज़्यादा है तो आप अगले फ्यूचर में आप अपने डेप्ट को यूटिलाइज नहीं कर सकते, आपकी जो डेप्ट कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो कंपनी ये भी देखती है कि अगर अब हमने ज़्यादा डेप्ट अभी ले लिया, ठीक है, तो फर्दर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें पैसा मार्केट में नहीं मिलेगा। लोग ये कहेंगे आप ऑलरेडी डेप्ट इतना ले चुके हो, पहले वो चुका दीजिए उसके बाद देखते हैं। क्लियर है? रिस्क कंसिडरेशन ऑब्वियस सी बात है, ये तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है? क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स या फिर जो बैंक से लोन लिया उनको रेगुलर पेमेंट करना ही करना है। अगर कंपनी के पास रेगुलर कैश फ्लो नहीं बैठ रहा, कंपनी के पास रेगुलर इनकम जनरेट नहीं हो रही, कंपनी रेगुलर पेमेंट नहीं कर सकती, पैसा रुक रुक के आता है, तो उस केस में कंपनी डेब्ट की तरफ नहीं जाएगी, मना कर देगी और किधर चल जाएगी? इक्विटी की तरफ चल जाएगी, क्योंकि रिस्क कंसिडरेशन इक्विटी में कम होता है, क्योंकि उनको भाई कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तब देना, नहीं कमाया तो आप कहीं ना कहीं एक बार एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर? फ्लोटेशन कॉस्ट, जैसे हमने पढ़ा था फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में कि भैया कभी जब आप पैसा रेज करते हो तो उसके कुछ खर्चे होते हैं, ठीक है। खर्चे क्या होते हैं? हमारे खर्चे होते हैं भैया कि ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया, बैंकर्स को अपॉइंट करना हो गया, अंडर राइटर्स को अपॉइंट कर, उनको पैसे देने पड़ेंगे ना। तो ऑब्वियसली इक्विटी शेयर का फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा आता है और डेप्ट का फ्लोटेशन कॉस्ट कम आता है। तो कंपनी अगर फ्लोटेशन कॉस्ट के बेसिस पे जाती है तो डेप्ट से पैसा रेज करेगी, इक्विटी से पैसा रेज नहीं करेगी। क्लियर है? लास्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं मेरे ख्याल से कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा होती है कई बार। क्यों होती है? क्योंकि आपसे कंपनी बहुत डिविडेंड के रूप में जो है शेयर होल्डर्स काफी एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह तो हमने पढ़ ही लिया, पर यहाँ पे जो प्रेफरेंस होता है कई बार कि भैया हमें डिविडेंड मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए, हम इतना रिस्क ले रहे हैं, कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कंपनी को ध्यान रखनी। अगर ज़्यादा आ रही है कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो कंपनी मूव कर जाएगी डेब्ट की तरफ, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा नहीं आ रही तो कंपनी चल जाएगी इक्विटी की तरफ। बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा ही आती है। अगर इस पॉइंट पे बात करें तो कंपनी डेब्ट की तरफ मूव करेगी, ना कि इक्विटी की तरफ मूव करेगी। इज इट क्लियर? आगे बसन में तो ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब दो टॉपिक बचते हैं हमारे, एक फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अब इनके ऊपर जरा हम चर्चा कर लेते हैं। तो बात करते हैं फिक्स कैपिटल को लेके। फिक्स कैपिटल का मतलब हो गया कि आपको करना है पैसा इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के अंदर। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह वगैरह। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब बात करते हैं हम फिक्स टर्म लॉन्ग टर्म की, तो बोलता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन का पार्ट है। बहुत सारे फैक्टर्स है और डिसाइड करता है कितना पैसा ज़्यादा आपको चाहिए होगा, कितना पैसा कम चाहिए होगा आपको फिक्स कैपिटल के रूप में अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आज आप कोई एसेट करोगे वो आपको रिटर्न जो है लंबे टाइम पीरियड के बाद मिलेगा, कंपनी के फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। वो हेल्प करेगा कंपनी को रेवेन्यू अर्न करने में। तो फिक्स एसेट पे जब डिसीजंस लिए जाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन सा पार्ट है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। चलिए जी, सो अलोकेशन ऑफ फर्म कैपिटल्स, जो फर्म के पास जो कैपिटल है उसमें से कितना पैसा लॉन्ग टर्म एसेट्स और प्रोजेक्ट, जिसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कहते हैं। जो 8 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसको बेटा? हमारे फिक्स कैपिटल डिसीजंस को। पहला होता है नेचर ऑफ बिजनेस,
अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ट्रेडिंग वाले बंदों को लेकर, जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो रिटेल ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग पर्सन। नेक्स्ट, स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर आप लार्ज स्केल पे काम करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका फिक्स कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा इन कंपैरिजन टू लो स्केल और मीडियम स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आप कौन सा यूज कर रहे हो, लेबर इंटेंसिव हो या फिर कैपिटल इंटेंसिव हो। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव हो तो फिर आपको फिक्स कैपिटल में ज़्यादा पैसे लगवाने हैं, लेबर इंटेंसिव हो तो फिक्स कैपिटल में कम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। मान लीजिए ऐसे सेक्टर में हो जहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है और नई टेक्नोलॉजी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, वेस्टेज कम करती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सेक्शन जिसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ज़्यादा नहीं होती। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर फ्यूचर में ग्रोथ अच्छा खासा दिख रहा है, डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा है, ठीक है, तो इन सब सिनेरियो में आपकी फिक्स कैपिटल जो असेट्स है, फिक्स असेट, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि आप नए बिजनेस करोगे, एक्सपेंड करोगे तो ऑब्वियसली आपको न्यू मशीनरी, नई लैंड, नई बिल्डिंग, नई मशीनरी चाहिए, तो ऑब्वियसली आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाती है। क्लियर। डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक तो एक्सपेंड कर रहे हो तब भी देखने को मिल रहा है, अब अपने बिजनेस का कंट्रोल ही पूरा चेंज कर रहे हो। पहले टीवी बनाते थे, अब आप टायर्स बना रहे हो, टेक्सटाइल बिजनेस में एंटर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अब आपको नई बिल्डिंग चाहिए, नई मशीनरीज चाहिए, ठीक है, नए प्लांट एंड मशीनरीज की बात आती है, लैंड की बात आ जाती है, सब कुछ नया चाहिए, बहुत अलग हो गया, तो उस केस में आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग। जैसे आज की तारीख में बोलते हैं ना कि भैया एक साथ पैसा दोगे तो बहुत जोर आता है, ठीक है, पैसा भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। वहीं पे ये बात बोलता है कि मान लीजिए लीजिंग और फाइनेंस में अगर आपको पैसा मिल जाता है या सामान मिल जाता है, सुख सुविधा मिल जाती है, जैसे कि मान लीजिए मशीनरी ला रहे हो, मंथली बेसिस ईएमआई दे दो, उस पर चल जाता है, या लीज पर लेकर आ रहे हो, मंथली बेसिस पे उसका रेंट दे दो, तो उस केस में आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। पर अगर ये लीजिंग और फाइनेंस वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको एक साथ पैसा देना है, तो एक साथ खरीद, तो आपका जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हो जाती है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, ठीक है, अगर साथ मिलकर काम करते, जॉइंट वेंचर हो गया, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल बहुत सिंपल सा ले सकते हैं, जैसे पहले क्या होता था, जैसे जितनी बैंक्स हैं उनमें क्या होता था बेटा, बहुत सिंपल सी चीज हुआ करती थी कि सबके खुद के क्या होते थे, एटीएम हुआ करते थे, क्योंकि उनके कार्ड उसी एटीएम मशीन में चलते थे, तो उनका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा था क्योंकि सबको अलग अलग एटीएम हर जगह लगाना पड़ता था खुद का। फिर जैसे हुआ कि भैया एक ही एटीएम में सारे तरह के कार्ड एक्सेप्ट कर ले जाएंगे, कोई से बैंक का हो, तो ऑब्वियसली जब आईडीबीआई का, अगर मान लीजिए सिंपल एग्जांपल, आईडीबीआई का एटीएम है, अब उसके लिए अलग से पैसा आईसीआईसीआई को खर्च नहीं करना, मेरे को अगर जाना आईडीसी पैसा निकाल सकता हूँ मैं अपने बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का जो कार्ड है उसको यूज़ करते हुए। इस तरह से अगर जॉइंट वेंचर हो जाता है, कोलैबोरेट हो जाता है, तो दोनों अपने एसेट्स को यूज़ कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। उस केस में क्या होता है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। अगर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन ज़्यादा नहीं है, सबको अपने अपने ही काम करने हैं, उस केस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक को लेकर इस चैप्टर में, दैट इज वर्किंग कैपिटल। और जब मैं वर्किंग कैपिटल की बात करता हूं तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं दो वर्ड के अंदर, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर एक तो नेट वर्किंग कैपिटल होती है और एक ग्रॉस होती है। ग्रॉस का मतलब बड़ा सिंपल सा है, दैट इज टोटल ऑफ करंट एसेट। सभी करंट एसेट को इंक्लूड कर लो इसके अंदर, ठीक है, जहां पे कैश आ गया, बिल रिसीवेबल आ गया, इन्वेंट्री आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस आ गया, सब कुछ सारे करंट एसेट का टोटल कर लो, क्या बोलोगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वहीं अगर मैं नेट बोलता हूं, जब मैं वर्ड यूज करता हूं नेट वर्किंग कैपिटल, इट मींस दैट इज एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी से करंट एसेट कितना ज्यादा है, सिंपल सा मींस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, दैट इज वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, डे टू डे एक्टिविटी, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो सब आपकी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। दैट इज करंट एसेट ओवर द करंट लाइबिलिटी इज नोन एज वर्किंग कैपिटल, या हम उसको नेट वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कंपनीज करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, इस तरह से भी आप उसको समझ सकते हो। 13 डिटरमाइनिंग फैक्टर होते हैं जो आपकी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। कौन से फैक्टर, पहला लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल,
देखिए जब बिजनेस चालू होता है तो तभी से पैसा लगना चालू होता है। वैसे ही जब आप प्रोडक्शन करते हो तब पैसा खर्च नहीं होता, तो उससे पहले से पैसा खर्च होता है। कब से? जब आपने रॉ मटेरियल मंगाया तभी से पैसा लगना चालू हो गया। रॉ मटेरियल के बाद वो प्रोडक्शन में जाएगा, प्रोडक्शन के बाद वो फिनिश गुड बनेगा, फिर वो सेल होगा, कुछ तो कैश में आ जाएगा और कुछ डेटर के रूप में आगे बढ़ जाएगा कि कुछ महीने बाद पेमेंट आएगा। तो जितनी लंबी आपकी ऑपरेटिंग साइकिल होगी उतना ही लंबा या उतना ही ज़्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और जितनी शॉर्ट टर्म के अंदर आपका ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होता है उतना कम आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, नेचर ऑफ बिजनेस, ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने बात किया था वहां पे मैन्युफैक्चरिंग, तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग वाले को प्रोडक्शन करना होता है, इसकी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, मतलब इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू होलसेलर। फिर एक होता है ट्रेडर, रिटेलर, जिसको हम रिटेलर वर्ड यूज करते हैं। रिटेलर की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सबसे कम होती है क्योंकि इसने बेचा, पैसा आया, उसके बाद माल खरीद के लाएगा। पर होलसेलर की ज्यादा होती है, किसके मुकाबले? रिटेलर के मुकाबले, क्योंकि इसको ज्यादा स्टॉक में माल रखना पड़ता है, बहुत सारे रिटेलर को सेल करता है तो एक साथ ज्यादा माल मंगाना पड़ता है, इसलिए इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और इससे ज्यादा किसकी है? मैन्युफैक्चरर की है, क्योंकि इसको तो भैया रॉ मटेरियल बना के फिर प्रोडक्शन करना होता है। ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगेन वही वाली बात है, किस लेवल ऑफ बिजनेस, लेवल ऑफ स्केल पे आप काम कर रहे हो। स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, मिडिल पे काम कर रहे हो थोड़ी ज्यादा होगी, और लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और ज्यादा होगी। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, अगर मान लीजिए बूम पीरियड चल रहा है, ठीक है, धमाका चल रहा है मार्केट में, धमाक मचा हुआ, लोग डिमांड कर रहे हैं धमाधम प्रोडक्ट की, पैसा खूब है लोगों के पास, तो उस केस में आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना है। प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो ऑब्वियस सी बात है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ज्यादा माल बेचोगे ज्यादा डेटर क्रिएट होंगे, ज्यादा डेटर क्रिएट होंगे, लंबा ऑपरेटिंग साइकिल होगा, लंबा ऑपरेटिंग साइकिल होगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी। वहीं पे अगर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड नहीं है गुड्स की मार्केट के अंदर, इन्वेंट्री मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है, इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। ध्यान रखना, बच्चे काफी गलत ले जाते हैं इस सेंस में। नेक्स्ट, सीजनल फैक्टर, ठीक है भैया, जो रेगुलर 12 महीने चलता है उनका तो पता रहता है कब चाहिए कब नहीं चाहिए। सीजनल फैक्टर का बड़ा सिंपल सा है, जब आपका सीजन है तो आपका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी, ठीक है, रॉ मटेरियल की जरूरत भी ज्यादा होगी, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए सीजन में। अगर ऑफ सीजन है तो फिर ऑब्वियसली बात है आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल, या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को लेकर बात कर सकते हैं। अगर न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, या फिर हम सिंपल सा बोल सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, वेस्टेज कम होगा, तो रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए। लेबर इंटेंसिव है, प्रोडक्शन कम होगा, रॉ मटेरियल कम चाहिए। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जिसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं है या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करता है वो जो। क्रेडिट अलाउड, अब समझिए क्रेडिट अलाउड का मतलब कि उधार में माल बेचा, मीन्स आपने क्या क्रिएट किया? डेटर। अब आप डेटर को कितना टाइम देते हो? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना ज्यादा टाइम पीरियड दोगे आप उतना ज्यादा आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और जितना कम टाइम दोगे डेटर को पैसा चुकाने के लिए उतनी कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसी से उल्टा आता है एक और, क्रेडिट अवेल। क्रेडिट अवेल का मतलब क्या होता है कि भैया ये तो आपने माल बेचा उधार में, आप माल भी तो खरीद के लाओगे उधार में, ठीक है, तो आपने परचेज किया। अब जिससे आपने परचेज किया, इस बंदे ने बोला नहीं भैया 1 महीने से कम, हम तो 10 दिन का ही देते हैं क्रेडिट अवेल, खरीदना तो खरीदो मत खरीदो, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। वही यही भैया बोले अरे यार आप तो मेरे जानकार हो, काहे टेंशन ले रहे हो, 2 महीने बाद दे देना, तो ऑब्वियसली आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि जहाँ से आएगा पैसा भी चुका देना, टंटा खत्म, अलग से पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर कंपनी की एफिशिएंसी अच्छी है, कंपनी जो है टर्नओवर अच्छा कर लेती है,
ठीक है, फटाफट से वेस्टेज कम करती है, प्रोडक्शन ज़्यादा करती है, मार्केट से पैसा जल्दी उठा लेती है, ठीक है, और ज़्यादा लॉस नहीं होने देती, तो ऑब्वियसली आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। वही कंपनी इनएफिशिएंट है, वर्कर अच्छी तरह काम नहीं कर रहे, ढीले ढाले से करते हैं, कर लेंगे, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। क्लियर है? आगे समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल, अगर मान लीजिए जो प्रोडक्शन आप करते हो, जिस गुड्स को आप बनाते हो, उस गुड्स के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो पास वाली गली के अंदर ही है, जब फ़ोन करो तब आ जाएगा, तो ऑब्वियसली आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। पर ऐसे गुड्स बनाते हो जिसकी रॉ मटेरियल आता ही कोई हज़ारों किलोमीटर दूर से है, एक दिन में नहीं आता, महीना भर लग जाता आने में, तो उस केस में आप ज़्यादा माल मंगा के रखोगे, ज़्यादा माल मंगाओगे तो ऑब्वियसली आपकी वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगी। क्लियर है? लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है मार्केट में भिड़ू, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अगर लेवल ऑफ कंपटीशन ज़्यादा है, स्टिफ कंपटीशन है, तो मार्केट में टिके रहने के लिए आपको भी अपना प्रोडक्शन करता रहना पड़ेगा, मीन्स वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है। क्योंकि आप भी बोलोगे भैया हम भी डेटर को ज़्यादा टाइम देंगे माल लेने में, भैया आपसे कौन खरीदेगा भाई, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, तो हर कंपनी अपने अपने क्या कर रही है, ट्रिक्स अपना रही है कि हम ज़्यादा टाइम देंगे डेटर्स को, तो हमसे माल खरीदे उधार में, कोई बात नहीं उधार मिले पर माल तो हमारा बिकेगा, तो आपको भी डेटर पीरियड ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में या फिर आपको मार्केट में माल लगातार आपने उतारते रहना, प्रोडक्शन लगातार चलता रहना पड़ेगा, रुकना नीचे प्रोडक्शन, नहीं तो आउट हो जाओगे मार्केट से। इस केस में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है। अगर लेवल ऑफ कंपटीशन कम है, ज़्यादा नहीं है, आप ही 2-4 जने हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वर्किंग कैपिटल कम रिक्वायर्ड होगी। इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो क्या होगा बेटा, महंगाई बढ़ने का मतलब है कि आपके जो गुड्स की प्राइस है वो बढ़ जाएगी। वर्कर आके बोलेंगे सर महंगाई बढ़ गई तो हमारी सैलरी भी बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो, चीज़ों की दाम भी बढ़ गए, तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। पर वहीं पे अगर आपने गुड्स की प्राइस भी बढ़ा दी, जितने में आप बेचते थे अब उसको बढ़ा दिया आपने और बिक रही है, माथाफोड़ी नहीं हो रही। अगर ज़्यादा बढ़ा दोगे नहीं बिके तो फिर माथाफोड़ी हो जाती है। बिक भी रही है भाई, पहले 10 की बेचते थे, महंगाई बढ़ गई तो 12 की बेच रहे हो, जिससे अभी कॉस्ट रिकवर हो जाती है, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, तो फिर आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि आप उतना पैसा रिकवर भी तो कर रहे हो। तो इन्फ्लेशन में ये दोनों चीज़ों का ध्यान काफ़ी रखना जरूरी है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको दिख रहा है आगे ग्रोथ है, नए बिजनेस ओपन करने हैं, अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा भी लगेगा बेड़ू। ठीक है, आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियसली आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जिस कंपनी के पास अभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में। तो ये आपके सारे टॉपिक हो गए समाप्त। तो भैया हमने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया। जहाँ आप देख सकते हो कि आज की जो हमारी समरी है, वो समरी क्या है, वो समरी ये है कि हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जो भी आपके चैप्टर में कवर होने वाले थे। हाँ, ऑब्वियसली बात है, हमने फटाफट खींचे हैं सारी चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि वन शॉट है, वन शॉट में डिटेल में नहीं जा सकता। अगर डिटेल में जाना है, हर एक टॉपिक को जानना है, तो हमारी लाइव क्लासेस जरूर आप ज्वाइन करिएगा। तो साथ ही मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि लाइव क्लासेस के आपके सामने ये आपके पास क्या है, टाइम टेबल है, इस तरह से आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हो। तो अभी के लिए हम ये कहेंगे भैया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हो चुका है वन शॉट कंप्लीट। अब अगले चैप्टर की बारी बहुत जल्दी आने वाली है, तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, वन शॉट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शबा केयर, साइनिंग ऑफ।